चलिए आइए तो फटाफट से बगैर समय गवाए सेक्शन नंबर 88 बच्चे लोगों रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स की बात करता है। तो बहुत सीधा सीधा सा बहुत सिंपल मैंने ले लिया यहाँ पे आप लोगों के लिए कि एंट्रीज जो है वो रजिस्टर के अंदर वो ट्रांसफर या अलॉटमेंट या ट्रांसफर के 7 डेज के अंदर आ जानी चाहिए। सिंपल सा एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। रजिस्टर जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो मे बी मेंटेन एट एनी अदर प्लेस, सिटी, टाउन और विलेज में भी रख सकती है, बराबर। मतलब जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अलावा और कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। यानी जिस सिटी में जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अलावा उसी सिटी, टाउन या विलेज में और कहीं पे भी, या ऐसे किसी प्लेस पे भी हो सकता है जहां पे मेंबर्स का 1/10 जो है वो स्टे करता हो, बराबर। इन विच मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर एंटर इन द रजिस्टर रिजाइड, जहां पे वो रहते हो, लेकिन उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 94 के अंदर दी गई है ना। मैंने सेम रिक्वायरमेंट यहां पे लिख दी क्योंकि टॉपिक यहां था तो उसके साथ ही मैंने लिख दिया है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखिए, उसी सिटी, टाउन या विलेज में, या ऐसी जगह जहां पे 1/10 ऑफ मेंबर का रेजिडेंस हो रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा, बराबर। अगर कल को मेंबर्स के स्टेटस में कोई चेंजेस होता है, एंट्रीज में कुछ भी चेंज होता है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ में वो भी आपको इसके अंदर एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी रजिस्टर में चेंज होता है एज पर ऑर्डर पास्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि कई बार हमारे रजिस्टर के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है, ट्रिब्यूनल या कोई और अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है, सीबीवी भी ऑर्डर कर सकता है। तो उस केस के अंदर आपको उस ऑर्डर का इंडिकेशन भी रजिस्टर के अंदर लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इधर में चेंजेस का ऑर्डर इस अथॉरिटी ने दिया है, बराबर। कल को अगर रेफरेंस ऑफ ऑर्डर पास बाय एनी जुडिशियल और रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर कर दिया, बराबर, अपने पहले भी बात किया था, ट्रिब्यूनल ने या कोई रेवेन्यू अथॉरिटी जैसे ट्रिब्यूनल वगैरह हो गया, या इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो गया, या और कोई अथॉरिटी हो गया, या सेबी ने अगर किसी तरह का ऑर्डर कर दिया और शेयर्स को डिबेंचर को अटैच कर दिया, अटैच का मतलब आप जानते हैं ना, सीज कर दिए गए शेयर है ना, किसी शेयर होल्डर के शेयर जो है वो सीज कर दिए गए, ऐसा अगर इन अथॉरिटीज ने कोई ऑर्डर दिया है तो बट ऑब्वियस है वो भी आपको रजिस्टर में इंडिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये शेयर जो है वो इनके ऑर्डर से सीज हो गए हैं ना। कई बार कोई पर्सन है उसने कोई क्राइम किया और उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, मतलब गवर्नमेंट कहती है हम सीज करके इनको बेच देंगे, तो वो सीज करने वाला जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को इधर डालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, बराबर। इन केस ऑफ लिस्टेड या फिर जॉइंट वेंचर कंपनीज, the particulars of any pledge, charge, lien or hypothecation created by the promoters in respect of security of the company held by the promoter। कई बार खास करके लिस्टेड कंपनीज में, जॉइंट वेंचर कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि जो प्रमोटर्स लोग हैं वो अपना जो उनका शेयर होल्डिंग है उसका कोई पार्ट वो प्लेज कर दे, कंपनी के लिए पैसा ले रहे हैं तो प्लेज कर दिया, या हाइपोथेकेशन पे उन्होंने रख दिया है, तो उसका इंफॉर्मेशन भी यहां पे आना चाहिए, बराबर से। इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्लेजी, प्लेजी का मतलब हो गया जिसके पास ये गिरवी रखे गए, जिसने पैसा उधार पे दिया होगा, और उसके बाद रिवोकेशन भी, रिवोकेशन का मतलब कल को पैसा चुका दिया तो वापस से लियन या हाइपोथेकेशन हट गया, तो उसका इंफॉर्मेशन भी ऐसा होने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, बराबर। नाउ द एंट्रीज इन द रजिस्टर एंड इंडेक्स शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, उसको ऑथेंटिकेटेड करने का काम सीएस करेगा, या और कोई पर्सन जिसको बोर्ड यहां पे ऑथोराइज कर दे। सिंपल सी बात है, हर रजिस्टर के साथ में एक इंडेक्स मेंटेन रहेगा, बराबर। और अगर 50 से कम ही मेंबर्स हैं तो फिर अपने को इंडेक्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग ध्यान रखने वाले हो। क्या कहते हो बच्चे लोगों, बराबर से एकदम सेक्शन नंबर 88 बहुत छोटा सा, बहुत सिंपली फटाफट मेरे साथ में रिवाइज करके इसको खत्म कर दीजिए कि हाँ भाई ये चीज हमारी हो गई ना। इसी के साथ एक पॉइंट आता है बच्चे लोगों, फॉरेन रजिस्टर का, इसी का पार्ट है। तो फॉरेन रजिस्टर एफआर यानी कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, एफआर मतलब फॉरेन रजिस्टर हो गया, ऑप्शनल है, मर्जी हो तो रखो मत रखो। कंपनी शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग एनी एफआर, अगर आप ओपन करते हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और क्या बताना पड़ेगा, सिचुएशन ऑफ द ऑफिस वेयर रजिस्टर इज केप्ट, कुछ जगह का एड्रेस देना पड़ेगा जिधर आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है। अगर इनमें कल को कोई भी चेंज होता है या आप ये फॉरेन रजिस्टर वाला चीज बंद कर देते हो तो उसका इंफॉर्मेशन भी 30 डेज के अंदर आरओसी को देना रहेगा, बराबर। ये जो फॉरेन रजिस्टर है ये बिल्कुल कंपनी रजिस्टर का पार्ट ही माना जाएगा, बराबर। बिल्कुल जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर में कंपनी का मेंटेन होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी इस पे लगने वाली है, ठीक है। इसके इंस्पेक्शन के, क्लोजिंग के, एक्सट्रैक्ट लेने के, कॉपीज लेने के वही रूल होंगे जो मेन रजिस्टर जो कंपनी मेंटेन कर रही है, प्रिंसिपल रजिस्टर, उसके रहेंगे। इसके रूल भी वही है जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक जगह पे चेंज होगा,
एडवर्टीजमेंट फॉर क्लोजिंग द रजिस्टर। नॉर्मली जब अभी अपन पढ़ेंगे बच्चे लोगों आगे कि जब भी कोई रजिस्टर क्लोज होता है तो 45 डेज एक साथ में क्लोज होता है, आप लोग जानते हो। 30 डेज 45 डेज पूरे साल में, 30 डेज एक साथ, और आपको 7 दिन पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है कि हम रजिस्टर क्लोज कर रहे हैं। बस फर्क यहाँ पे ये है कि जो क्लोजिंग का आप एड देने वाले हो वो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर के अंदर दोगे आप, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस जहां पे फॉरेन रजिस्टर केप्ट है, जहां पे फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, वहां के न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा चेंज हो गया, 2 न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, बराबर। कॉपी ऑफ एवरी एंट्री इन द फॉरेन रजिस्टर 15 दिन के अंदर आफ्टर द एंट्रीज मेड ट्रांसमिट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। उधर जब भी कोई एंट्री करते हो 15 दिन के अंदर इंडिया में इन्फॉर्मेशन दो ताकि इधर भी एंट्री हो जाए। कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर एवरी फॉरेन रजिस्टर। कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस के ऊपर क्या करेगी, सारे फॉरेन रजिस्टर का एक कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी मेंटेन करके रखने वाली है, ठीक है। कल को अगर आप ये डिसकंटिन्यू कर देते हो फॉरेन रजिस्टर को, तो जितनी भी एंट्रीज उस रजिस्टर की है वो या तो किसी दूसरे फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, जो ऑलरेडी और भी कहीं पे मेंटेन किया हुआ है, या फिर अगर नहीं है कुछ भी और तो फिर प्रिंसिपल रजिस्टर के अंदर मेंटेन हो जाएगा। कल को आप फॉरेन रजिस्टर वो वाला हटाना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, तो दूसरा फॉरेन रजिस्टर कोई मेंटेन है तो या तो वहां ट्रांसफर होगी या जो प्रिंसिपल रजिस्टर है वहां पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात हमारी फॉरेन रजिस्टर की यहां करके खत्म होगी। चलिए सेक्शन नंबर 89 पे आते बच्चे लोगों, डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। सब आप लोग सब जानते हो 2 तरह के शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक जो रजिस्टर्ड होल्डर है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है एज अ होल्डर ऑफ द शेयर्स, और एक वो पर्सन जिसके बिहाफ पे शेयर्स लिए गए हैं, बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। तो आपको कई बार हमने कहा भी था, कई बार जैसे मुझे शेयर्स लेने हैं लेकिन मैं अपने नाम में नहीं लेकर के किसी और के नाम पे ले रहा हूं, ठीक है, तो वो जिसके नाम पे लिए जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गया, लेकिन बेनिफिट सारे मेरे हैं, पैसा मेरा लगा हुआ है, तो आई एम बेनिफिशियल शेयर होल्डर। तो ऐसा कई बार होता है। तो बहुत सिंपल सा सेक्शन है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियल शेयर होल्डर के बारे में सारा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, नाम और डिटेल। सेम उल्टा रिवर्स मारो, बेनिफिशियल शेयर होल्डर को भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बारे में सारा नेम और डिटेल देना पड़ेगा। कंपनी क्रॉस चेक करके देख लेगी कि हाँ भी बराबर आ रही है, ठीक है। तीसरा नंबर, कल को अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट में किसी तरह का चेंज होता है, मतलब शेयर होल्डिंग में अगर किसी तरह का चेंज हुआ, तो दोनों ही पार्टीज को 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ये चीज बताना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप कंपनी को बताओगे तो कंपनी उसके 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न फाइल करेगी कि सर ये दोनों लोग का डिक्लेरेशन आ गया, बराबर। नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। अगर बेनिफिशियल ओनर, देखो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने तो डिक्लेयर किया, लेकिन मेन तो बेनिफिशियल होल्डर को भी करना था कि बेनिफिशियल मैं हूं, ये एक बंदा कोई और है। अगर ऐसा डिक्लेरेशन नहीं किया तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर से रिलेटेड राइट को रोक भी सकती है। नो राइट इन रिलेशन टू एनी शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड बट नॉट मेड। रिक्वायर्ड था, नहीं किया, तो उसके ऊपर जो राइट्स हैं वो हो सकता है रोक दिए जाए, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से। फिर आता है नो इफेक्ट ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू पे डिविडेंड टू अदर मेंबर। लेकिन इसके जैसे इसका डिविडेंड का राइट है या और कोई बोनस के राइट है वो रोक दिए जाएंगे, एक बार डिक्लेरेशन करोगे तो मिल भी जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बाकियों को भी डिविडेंड नहीं देगी। बाकी मेंबर्स के लिए डिविडेंड एज इट इज रहेगा, जैसे नॉर्मल तरीका होता है सेक्शन 123 से 127 वैसे ही फॉलो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू क्लास या क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कि भाई आपको डिक्लेरेशन करने का जरूरत नहीं है ना। कई बार होता है कि कई सारे शेयर गवर्नमेंट ने हेल्ड करके रखे, लेकिन अपने किसी और पर्सन के नेम से हेल्ड करके रखे, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नेम से हेल्ड करके रखे, इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। भाई कल को कोई कंपनी डूब रही है और उसके शेयर को हेल्ड गवर्नमेंट ने किया, लेकिन अपने किसी डिपार्टमेंट के नेम से कर लिया, तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्पशन दे सकती है कि आपको ये सेक्शन का रिक्वायरमेंट पूरा करने का जरूरत नहीं है, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखने का है। खत्म हो गया, सिंपल सा सेक्शन, बढ़िया तरीके से खत्म कर सकते हो सेक्शन 89। अब 90 पे आते हैं बच्चे लोगों, जो हमारा नया सेक्शन, एक मतलब काफी सारे चेंजेस इसके अंदर है एसबीओ को लेकर के। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सर ये कौन होता है? वैसे तो 25% लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी कौन बंदा हो गया, एसबीओ इज एन इंडिविजुअल। ये एक ऐसा बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का जो या तो 10% ऑफ शेयर पे होल्डिंग करता है, 10% ऑफ वोटिंग राइट पे करता है, या जिसको 10% से ज्यादा का डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है इन द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी वो कंपनी जिसको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है एसबीओ के बारे में, उसको हमने नाम दे दिया रिपोर्टिंग कंपनी। तो अगर आप उसमें 10% का शेयर या वोटिंग राइट या डिविडेंड राइट हेल्ड कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर कौन है? ये ऊपर अपन पढ़ के आए, ये बंदा हो गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, बराबर।
एसबीओ इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन विद द रिपोर्टिंग कंपनी। 90 डेज में आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा इस बात का कि हाँ भाई मेरे पास 10% का इसका शेयर होल्डिंग है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। द रिपोर्टिंग कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल सेट डिस्क्लोजर विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। अब कुछ ये 90 दिन में कंपनी को डिक्लेयर करेंगे और कंपनी इनके डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगी। बराबर, अगर कुछ भी चेंज होता है इस एसबीओ ओनरशिप के अंदर तो ये डिक्लेरेशन अपने को 30 दिन के अंदर अंदर, चेंज होने से 30 दिन में कंपनी को कर देना चाहिए। बराबर, ठीक है, आगे पढ़ो। अगर कोई भी इंडिविजुअल बिकम्स अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन रिपोर्टिंग कंपनी विद इन 90 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एसबीओ अमेंडमेंट रूल्स 2019, it shall deem that such individual become the SBO and the period of 30 days for filing will be revoked accordingly after the expiry of 90 days। मतलब ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो बेनिफिट दे दिया हमने, आपको थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर दिया। अगर कोई भी इंडिविजुअल एसबीओ बनता है रिपोर्टिंग कंपनी में ये रूल आने के 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको 90 दिन के बाद अपने 30 दिन का टाइम उधर दे दिया है कि भाई ठीक है चलो आपका 30 दिन जो है वो उसके बाद से काउंट करेंगे, अब कोई टेंशन लेने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट दे दिया, एक एग्जम्पशन दे दिया गया, या आप कह सकते हो थोड़ा सा ऊपर वाला जो टाइमिंग है वो हमने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है, ये हम लोग को ध्यान में रखने का है। बराबर, every company shall maintain a register of interest declared by the individual and changes thereof। okay, तो हर कंपनी जो है वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें जो भी डिक्लेरेशन एसबीओ करेगा तो उसका एंट्री उसके अंदर आने वाला है। ये रजिस्टर ओपन रहेगा इंस्पेक्शन के लिए एट रीजनेबल टाइम, जो कम से कम होगा 2 आवर्स का ऑन एवरी वर्किंग डे, जो भी बोर्ड डिसाइड करे, और उसके लिए बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ फीस पे करके कंपनी का कोई भी मेंबर इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बारे में डिटेल को देके रखा है। ठीक है, एवरी कंपनी, अच्छा अब इन्होंने डिक्लेरेशन किया वो तो ठीक है, लेकिन हर कंपनी खुद भी नेसेसरी स्टेप उठाएगी फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन हमारे एसबीओज है, किनके पास 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग है, या वोटिंग राइट्स है, या डिविडेंड पावर्स है। अब कंपनी शैल गिव नोटिस टू एनी पर्सन whom the company knows or has reasonable cause to believe। कोई भी ऐसा बंदा जिसके लिए कंपनी को लगता है, कंपनी के पास में रीजन है कि ये एसबीओ है, अगर खुद नहीं है तो एसबीओ के बारे में नॉलेज है, या फिर टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, मतलब एसबीओ ऑफ कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑन विच द नोटिस इज इशूड। यानी पिछले 3 साल में भी अगर कोई एसबीओ रहा हो, तो सर हो सकता है अभी एसबीओ नहीं हो लेकिन पिछले 3 साल में रहा हो। जी हाँ, कंपनी उसके बारे में भी पता लगाएगी कि क्या पिछले 3 सालों में कोई ऐसा बंदा है, हो सकता है अभी एसबीओ नहीं हो, have been SBO of company at any time during the 3 years, पिछले 3 सालों में वो कभी भी रहा हो, तो उसका भी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे चाहिए कि भी अगर 10% या उससे ज्यादा का होल्डिंग था तो क्या उसने ट्रांसफर किया या क्या किया, या ये सब हमको पता लगे। उन सब के लिए पता लगाना जरूरी है ना। कई बार कंपनी पे एक्विजिशन करने के लिए हो सकता है ना कि ऐसे ऐसे शेयर होल्डर के शेयर को एक्वायर कर ले 10% वालों के, तो पिछले 3 साल का भी हमको पता लगाना है। ठीक है, कंपनी उनको नोटिस इशू करेगी। अब इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द नोटिस शैल बी गिवन बाय द कंसर्न पर्सन विद इन 30 डेज। जिन जिन लोगों को कंपनी ने नोटिस दिया 30 दिन में उनको रिप्लाई करने का है। अगर रिप्लाई देने में बंदा हो जाता है फेल, या जो इंफॉर्मेशन आया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, बच्चों समझना, या तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया उसने 30 दिन में हमको, या दिया लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो कंपनी ट्रिब्यूनल के पास में जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। वो जो पीरियड एक्सपायर होगा ना 30 दिन वाला, उसके 15 दिन के अंदर अंदर जाएगी ट्रिब्यूनल के पास में, और उनसे कहेगी सर उन शेयर से रिलेटेड जो राइट्स है उनको अटैच कर दिया जाए, उनको सीज कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, क्योंकि उस बंदे ने हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, ट्रिब्यूनल अगर ठीक समझे मे मेक सच एन ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग द राइट अटैच विद द शेयर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। उनके पास एप्लीकेशन आने के 60 दिन के अंदर अंदर वो ऑर्डर कर देगी, मतलब 60 डेज में अगर ठीक समझे तो ऑर्डर करेगी कि हाँ भाई अटैच कर दिए जाए। ठीक है, बराबर। अब कंपनी और द पर्सन एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बाय चांस ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर शेयर होल्डर के या वो जो पर्सन था उसके फेवर में दे दिया और अटैचमेंट ऑर्डर दिए नहीं, या हो सकता है अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया हो, तो अगर अटैचमेंट ऑर्डर दे दिया तो एग्री पर्सन वो पर्सन होगा, नहीं तो कंपनी होगी। मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन और लिफ्टिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ऐसे लोग जो है वो 1 साल के अंदर जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास में और जाकर के बोलेंगे सर या तो रिलैक्सेशन दे दो सर, बराबर, या लिफ्ट कर दो सर, जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया उसको हटा दो, या उसको रिलैक्स करो उस सारे फाउंडेशन से।
ऐसा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी खुद भी जा रही है, कंपनी ने भी देखा कि हाँ भाई एक बार रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, लेकिन बाद में कंपनी को लगता है कि यार ये हटना चाहिए, तो वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर। अगर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन 1 साल तक नहीं आता है, समझिएगा बहुत जबरदस्त पॉइंट है, यानी अगर यहां किसी के शेयर इस सेक्शन के अंदर एसबीओ के शेयर अटैच कर दिए गए, तो 1 साल में वेदर एग्रीव्ड पर्सन या कंपनी खुद जाए तब तो ठीक है, नहीं तो ये सारे जो शेयर्स हैं shall be transferred without any restriction to the इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी। सेक्शन 125 अगर आपको याद हो तो उसमें एक ऑथोरिटी बन जाती है बराबर, जो कंट्रोल करती है इस पूरे फंड को, उसको ये शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो अब इन सारे शेयर्स के बेनिफिट वहां जाने शुरू हो जाएंगे, तो रियल शेयर होल्डर था वो तो गया, अभी उधर चालू हो जाएंगे। तो 1 साल का टाइमिंग आपके पास है कि आप ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो, सर रिलैक्सेशन दे दो सर, या लिफ्ट कर दो सर रेस्ट्रिक्शंस को, अपने को ध्यान में रखना है। अब ये जो हमारे रूल्स है बच्चे लोगों, कौन से वाले, एसबीओ डिक्लेरेशन वाले रूल कि आप एसबीओ हैं और डिक्लेरेशन करो, ये इन सब के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। किन किन के ऊपर नहीं होते हैं बच्चों समझ लीजिए। सबसे पहले नंबर पे हमने लिख दिया आईएफ ऑथोरिटी, वही इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी ने अगर 10% या उससे ज्यादा हेल्ड किया, इनको डिक्लेरेशन का जरूरत नहीं है। सेम होल्डिंग कंपनी ऑलरेडी 51% का होल्ड होता है, वो डिक्लेरेशन ही होता है, बताने का जरूरत नहीं है। सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी के पास 51% होता है, अगर यार 10% भी है तो इनको बताने का जरूरत नहीं। कोई भी एंटिटी होली और पार्टली बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है तो भी आपको बताने का जरूरत नहीं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट व्हीकल सच एज म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने मिलाकर के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट करके रखे, ठीक है, या एआईएफ यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं, अपने नोट्स के अंदर इन सबका फुल फॉर्म आपको दे रखा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे हमारे हो गए बराबर से, ठीक है, या फिर हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ गए, ये सब जो दे रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो गए या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो गए, जिनको रेगुलेट सेबी करता है, अगर इन लोग ने मिलकर के शेयर्स को, तो इसमें यही होता है, इसमें कलेक्टिवली शेयर हेल्ड किए जाते हैं, तो वो 10% से ऊपर निकल भी सकता है। तो यहां अपने को किसी तरह का कोई भी डिक्लेरेशन इनको यहां पे करने का जरूरत नहीं है। सेम ऐसे, अच्छा ये जो आ रहा है ना इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसका मतलब इन्वेस्टमेंट का एक आप कह सकते हो तरीका है, उस सर्कल को हम बोल रहे हैं, जो अपन कह सकते हैं एक बार स्ट्रक्चर बनाया हमने कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल रेगुलेटेड बाय अगर आरबीआई है या आईआरडीए है बराबर से, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी जो हमारी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी, ये जो है इनके थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट है बच्चे लोगों और वहां 10% या उससे ऊपर का होल्डिंग भी है, तो इनको डिक्लेरेशन करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। सेम दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो, तो उसमें भी 51% का गवर्नमेंट का होल्डिंग होता है, या गवर्नमेंट कंपनी ने किसी पे होल्ड करके रखा हुआ है तो भी नहीं करने का है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में और एनुअल रिटर्न जो है हमारा 92 के अंदर सबमिट करने में, किसी अभी पढ़ने वाले अपन इसी के अंदर, उसको सबमिट करने में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला हमारा सेक्शन हो गया, एसबीओ का छोटा सा पार्ट है सेक्शन नंबर 90 का। एक बार आपने पढ़ा हुआ है तो मैंने बहुत फास्ट इसका रिवीजन करवा दिया, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। नाउ रजिस्टर क्लोज करना बच्चों पहली बात कर चुका हूं, 45 डेज इन ए ईयर, लेकिन एक साथ 30 दिन से ज्यादा नहीं। उसके लिए 7 डेज पहले नोटिस आपको देना पड़ेगा, एटलीस्ट एक लोकल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर। लेकिन फॉरेन रजिस्टर अगर हो तो जहां पे रजिस्टर मेंटेन है वहां के 2 न्यूज़पेपर में अपने को देना पड़ेगा, ये चेंज था, बाकी सेम रूल है। फिर ये नोटिस आप पब्लिश करोगे कंपनी का वेबसाइट पर, वेबसाइट नोटिफाइड बाय सीजी और वेबसाइट ऑफ कंपनी में भी ये पब्लिश होगा कि रजिस्टर क्लोज हो रहा है, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। एनुअल रिटर्न हमारा सेक्शन नंबर 92, हर कंपनी रिटर्न मेंटेन करेगी। मेन जो एमसीक्यू बन जाता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, ये सबमिट करना है आरओसी को। अगर एजीएम नहीं हुई है तो जब एजीएम होने वाली थी, नो एजीएम इज टू हेल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। और आप सबको पता है पिछला एजीएम से 15 महीने के अंदर अंदर या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 मंथ्स के अंदर अंदर, पहला एजीएम अगर है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपका एजीएम होना चाहिए, वहां से 60 डेज में आपको सेंड कर देने का है बराबर। अब एनुअल रिटर्न में बहुत सारी चीजें बच्चे लोगों, रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल, प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, शेयर होल्डिंग का सिक्योरिटीज का पैटर्न क्या है, मेंबर डिवेंचर होल्डर कौन है, चेंजेस क्या क्या हुए, प्रमोटर डायरेक्टर्स केएमपी कौन कौन है, चेंजेस क्या क्या हुए, मीटिंग्स मेंबर का कितना हुआ, क्या हुआ, बोर्ड और कमिटीज का कितना हुआ, डायरेक्टर्स और केएमपी का रेम्यूनरेशन, पिछला फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा।
क्या कंपनी पे, डायरेक्टर पे, ऑफिसर्स पे कोई पनिशमेंट इंपोज हुआ क्या, कोई आपने अपील किया क्या इसके अगेंस्ट में, वो सब भी डिटेल देना पड़ेगा। उसके अलावा बच्चे लोगों अगर इस बात का की भी सर्टिफिकेशन भी आपको लगाना पड़ेगा कि सारी कंप्लायंस कंपनी लॉ की इन्होंने प्रॉपर पूरी की है, सारे डिस्क्लोजर बराबर से दिए हैं। उसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, कई बार जैसे QIBs थे, वैसे ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो डिटेल है वो भी अपने को देना पड़ेगा। डायरेक्टर और CS इसके ऊपर साइन कर देगा। OPC के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज के केस में ये एनुअल रिटर्न जो है वो साइन बाय CS, और अगर CS नहीं है तो फिर डायरेक्टर करेगा। समझ रहे हैं? बाकी सारी कंपनीज में बच्चे लोगों को डायरेक्टर भी कर रहा है, साथ साथ में CS भी कर रहा है, बराबर। लेकिन इधर OPC के केस में, स्मॉल कंपनी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनीज के केस के अंदर ये साइन करने का जो काम है वो या तो करेगा CS, और अगर CS अपॉइंटेड नहीं है तो डायरेक्टर करेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। एनुअल रिटर्न ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, समझिएगा, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है, या फिर जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो वहां पे CS इन प्रैक्टिस इसको सर्टिफाई करेगा, अपने को ध्यान में रखना है। और ये एनुअल रिटर्न जो है इज पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ऑल्सो। एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न शेल फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। इसका एक समराइज फॉर्म जो है हम बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी लगाएंगे। ये आप लोग को प्रोविजन ध्यान में रखना है। सेक्शन नंबर 92 का समरी पूरा यहां मैंने आपको बता दिया है, बराबर। आगे बढ़ जाए। प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर बच्चे लोगों को खत्म होने जा रहा है टॉपिक ही, अपन पहले ही बात कर चुके थे हालांकि इसके ऊपर कि प्लेस ऑफ कीपिंग किधर रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, उसी सिटी टाउन या विलेज में, और किधर पे, या जहां 1/10 ऑफ शेयर होल्डर का रेजिडेंस हो, लेकिन उसके लिए SR पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्टर इंडेक्सेस रिटर्न बिल्कुल ओपन है इंस्पेक्शन के लिए। बिजनेस आवर्स के अंदर रीजनेबल वर्किंग डे पे आओ, इंस्पेक्शन करो, 2 आवर्स तो मिनिमम देते ही है। ठीक है, अब समझना, मेंबर अगर है, डिबेंचर होल्डर है, या कोई सिक्योरिटी होल्डर है, अदर या बेनिफिशियल ओनर्स बच्चे लोगों समझना, वो इंस्पेक्ट कर सकता है बगैर कोई फीस दिए। पैसा नहीं लेंगे भाई, आराम से इंस्पेक्ट करो। लेकिन इन लोग को अगर एक्सट्रैक्ट लेना है, कोई समराइज फॉर्म लेना है, या इंडेक्स या रिटर्न का कुछ भी देखना है, तो वो भी इनको फीस बगैर लिए करने को मिल जाएगा। मतलब जो हमारे मेंबर्स हो गए जिनका नाम उधर लिखा हुआ है, डिबेंचर होल्डर हो गए, बेनिफिशियल ओनर्स हो गए, अदर सिक्योरिटी होल्डर हुए, बहुत आराम से बगैर कोई फीस दिए आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हो, और बगैर कोई फीस दिए आप उसका कॉपी भी ले सकते हो। कॉपी नहीं, सॉरी, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, समरी ले सकते हो, भी कॉपी वॉपी नहीं, समरी ले सकते हो, बराबर। हाँ, कॉपी अगर इन लोग को लेना है भाई, रिक्वायर है कॉपी, तो आपको देना पड़ेगा इसके लिए फीस। रजिस्टर का, इंडेक्स का, रिटर्न का, किधर का भी कॉपी लेना है तो नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज फॉर ईच पेज। बहुत कमी फीस इसका है बच्चे लोगों, उतना फीस देकर के आप बिल्कुल आराम से ये कॉपी भी ले सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट और इंस्पेक्शन तो फोगट हो गया, कॉपी लेना है तो फीस देना पड़ेगा। ये कॉपीज इनको सप्लाई हो जाएगी बच्चे लोगों, डिपॉजिट जब भी फीस जमा कराओगे, जैसे इस वाले में है, तो ये कॉपी 7 डेज के अंदर इनको मिल जाएगी। और कोई पर्सन अगर इंस्पेक्शन करना चाह रहा है, इंस्पेक्शन बाय एनी अदर पर्सन, तो उसके लिए, अच्छा, एनी अदर पर्सन अगर इंस्पेक्शन करना चाह रहा है या कॉपी लेना चाह रहा है, तो फीस लगेगी बच्चे लोगों, 50 रुपए पर इंस्पेक्शन का फीस लगने वाला है, बराबर। यानी मेंबर्स लोग के लिए, मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर, इनके लिए इंस्पेक्शन और एक्सट्रैक्ट फ्री है। इधर 10 रुपया पर पेज कॉपी देना पड़ेगा। बाकी लोग के लिए अदर देन 20% इंस्पेक्शन से लगा के कॉपी सबका फीस देके होगा, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर मे ऑल्सो ऑर्डर डायरेक्ट और इमीडिएट इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, वैसे तो 7 दिन अपन दे रहे थे कि भाई कॉपीज के लिए भी 7 दिन है, इसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन आरडी चाहे तो इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर कर सकता है ऑफ द डॉक्यूमेंट। द रजिस्टर मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर अलोंग विद द इंडेक्स शेल बी प्रिजर्व परमानेंट। ओके ओके ओके, इमीडिएट ऑर्डर कर सकते हैं, यहां पे खत्म हो गया। ओके, अगला पॉइंट चालू हो गया बच्चों, द रजिस्टर ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर, बहुत प्यारा पॉइंट है, जबरदस्त वाला, अलोंग विद इंडेक्स परमानेंटली। ज्यादातर अपने यहाँ बच्चों सारी चीजें 8 ईयर्स तक मेंटेन होती है, याद रखिएगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एज वेल एज फॉरेन रजिस्टर्स, ये सारे जो मेंटेन रहते हैं, एक मिनट में, डिबेंचर होल्डर नहीं, सिर्फ मेंबर का रजिस्टर है, फोकस करना पड़ेगा इस पॉइंट पे बच्चे लोगों। मेंबर का जो रजिस्टर है वो मेंटेन रहेगा, इंक्लूडिंग फॉरेन रजिस्टर, साथ में उनका इंडेक्स भी परमानेंटली, जब तक कंपनी चलेगा तब तक मेंटेन करना है। हाँ, डिबेंचर होल्डर है बट ऑब्वियसली उनका रिडेम्पशन हो जाता है या कन्वर्जन हो जाता है, या अदर सिक्योरिटी होल्डर अगर है, भले उनका फॉरेन रजिस्टर भी क्यों नहीं है, वो 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल भी कहां से है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिडेम्पशन,
भाई आपने 20 साल के लिए इश्यू कर दिए तो 20 साल बाद भी या 10 साल के लिए इश्यू कर दिए तो उसके बाद भी 8 साल तक रिडेम्पशन जब भी हो जाएगा उसके बाद भी 8 साल तक आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं इश्यू से 8 साल, पता लगा रिडेम्पशन होने से पहले ही तो रजिस्टर बंद कर दिया आपने, तो वहां से बाद तक भी, ताकि फ्यूचर में कोई एविडेंस देखना पड़े तो अपने काम आ जाए। उसके अलावा जो भी आरओसी को डॉक्यूमेंट भेजते हो, जितने भी पूरे लॉ में तुमने जितना डॉक्यूमेंट पढ़ा के आरओसी को भेजा, उसका कॉपी अपने पास भी प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स तक। जब भी आपने सेंड किया वहां से 8 साल तक उसको मेंटेन करके रखना है। ज्यादा करे तो मना नहीं है, लॉ का रिक्वायरमेंट 8 ईयर्स का ही अपने को ध्यान रखना है। लेकिन मेंबर्स का रजिस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन मेंबर रजिस्टर परमानेंटली मेंटेन रहेगा जब तक कंपनी चलेगा। आखिरी पॉइंट बचे लोगों, आखिरी सेक्शन छोटा सा आ गया, द रजिस्टर दे। अच्छा, इसमें से कोई सेक्शन गायब नहीं है, मुझे ये ध्यान रख गया था कि बहुत छोटा सा सेक्शन था ये, 95 कभी ध्यान में नहीं आता है, बहुत छोटा सा सेक्शन हो गया। जितना भी रजिस्टर ऊपर मेंटेन किया, जो भी इंडेक्सेस मेंटेन किए, इंडेक्सेस मतलब जो आपके मुख्य स्टार्टिंग में होता है ना, इंडेक्सेस या इंडेक्सेस भी बोलते हैं उसको, बराबर, या एनुअल रिटर्न का जो कॉपीज रहेगा, ये सारा का सारा जो है प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करेगा। कल को कंपनी का केस में कोई केस फाइल होता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आरओसी की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आता है, तो ये सब हमारे लिए एविडेंस की तरह से काम करेंगे, ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को कर लिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से कर लिया है, बराबर। तो बस इतना आप कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से तैयार करिए। जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके सेकंड पार्ट के अंदर, जहां आपसे बात करूंगा सेक्शन नंबर 96 से लगा करके 122 तक के पार्ट के ऊपर। फिर आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खूब पढ़ाई। सेक्शन नंबर 96 से हमारी बात शुरू होती है, जो कि हमारा एजीएम का सेक्शन है। सबको पता होना चाहिए कि एवरी कंपनी एक्सेप्ट ओबीसी इन ईच ईयर कॉल्ड एजीएम, हर साल में एक एजीएम को बुलाना जरूरी है। एजीएम होगी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर, ये किसी और सिटी, टाउन या विलेज में भी हो सकती है, मतलब सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड, यानी उसी जगह पर, उसी सिटी या टाउन या विलेज जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा और किसी जगह पे भी की जा सकती है। लेकिन उस सिटी से बाहर करने की बात हमने यहां पे बिल्कुल भी नहीं की है। अनलिस्टेड कंपनी जो है वो मे बी एट हेल्ड दिस मीटिंग एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया, अगर उसके सारे मेंबर रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर तैयार हो तो इंडिया में किसी भी और प्लेस पर वो अपना मीटिंग को कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन रहेगा कि वो इनके अलावा, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा कि भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर सकते हो या सिटी, टाउन या विलेज में और किसी प्लेस पे कर सकते हो, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर और किसी प्लेस के ऊपर अलाउ करे वहां पे भी ये मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि इन्होंने अपने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करने में किसी तरह का कोई भी डिफॉल्ट जो है वो नहीं किया होना चाहिए। ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। डे और टाइम क्या रहेगा, बट ऑब्वियस है ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन नेशनल हॉलीडे नहीं हो, और बिजनेस आवर्स का जो टाइमिंग रहेगा 9 to 6 के बीच में कभी भी इस मीटिंग को कॉल किया जा सकता है। अब इस मीटिंग में दो तरह के बिजनेस ट्रांजेक्ट किए जाते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस हमेशा 4 तरह के रहेंगे, जिसमें प्रेजेंटेशन एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम हमारा रहता है। सेकंड नंबर यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो सकता है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अगर कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसकी जगह पे नए का अपॉइंटमेंट करना है एज पर लॉ रिक्वायरमेंट। और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन जो है, ये 4 हमारे ऑर्डिनरी बिजनेस। इन सब के अलावा जो भी है वो स्पेशल बिजनेस है, जिसे हम सेक्शन नंबर 102 के अंदर कवर करने वाले हैं। टाइमिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट एजीएम जो है वो इन कॉर्पोरेशन से कंपनी के पहले ये कहा जाता था कि भी इन कॉर्पोरेशन से 18 मंथ्स के अंदर होना चाहिए या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के इतना दिन में होना चाहिए। लेकिन अभी एकदम सीधा सेटअप कर दिया गया कि फर्स्ट एजीएम जो है वो कंपनी का जो पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 9 मंथ के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फर्स्ट एजीएम का सीधा फंडा। सब्सिक्वेंट एजीएम की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो अगला जो भी क्लोज होगा वहां से 6 मंथ्स, या फिर साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं, यानी विद इन 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एजीएम और 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज अर्लियर पर हमारा ये मीटिंग जो है वो हो जाना चाहिए। ठीक है। आरओसी जो है वो एजीएम का टाइमिंग जो भी यहाँ पे लॉ ने डिसाइड किया उसको 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन फर्स्ट एजीएम का टाइम कभी भी नहीं बढ़ेगा। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइमिंग जो है वो 3 मंथ से बढ़ाया जा सकता है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोज होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर, और उसके बाद का जो भी एजीएम रहेगा वो पिछला एजीएम से 15 महीने के अंदर अंदर या फिर फाइनेंशियल क्लोज होने के 6 महीना के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। सीधा सा हमारा प्रोविजन है।
सेक्शन नंबर 97 कहता है कि अगर ट्रिब्यूनल अगर एजीएम जो कॉल है वो कंपनी नहीं कर पाती है, डिफॉल्ट इन मेड होल्डिंग एजीएम, तो ट्रिब्यूनल बीच में आ सकता है एजीएम को हेल्ड करने के लिए ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एजीएम हेल्ड होगी। उसमें ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर भी चाहे तो कर सकता है कि एक भी मेंबर अगर पर्सन या प्रेजेंट में वहां पे पर्सन या प्रॉक्सी की तरह से अपॉइंट हो गया, यानी कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तो भी वो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। ऐसा अगर चाहे तो ऑर्डर कर सकता है। सेम पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम यहां पे चला जाएगा हमारा। यहां पे हमारा जो पॉइंट जो है वो ईजीएम से कनेक्टेड हो गया, इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अब ये जो पॉइंट है यहां मैं इसको ठीक कर देता हूं। सेक्शन 98 जो है वो प्रैक्टिकली हमारा ईजीएम का सेक्शन है कि जहां पे कंपनी, ईजीएम का सेक्शन वैसे 100 नंबर है, बराबर 100 नंबर, ठीक है। एक सेक्शन पहले दे दिया गया कि अगर ईजीएम भी इसी तरह से हो जाए कि अगर कंपनी नहीं बुला पा रही है ईजीएम का सेक्शन अभी अपन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 100, लेकिन पहले ये सेक्शन हमारा आ गया कि अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है ईजीएम को कॉल करना किसी भी कंपनी के लिए, तो ट्रिब्यूनल खुद का मर्जी से या किसी डायरेक्टर या मेंबर की रिक्वेस्ट पे ईजीएम कॉल कर सकता है। और उसमें भी सेम वही वाला डायरेक्शन कि एक भी मेंबर पर्सनली या प्रॉक्सी की तरह से आ गया तो वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, और ये मीटिंग ईजीएम जो कॉल की जाएगी अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, वो बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा जैसा कंपनी ने खुद ने मीटिंग को कॉल किया है। सेम प्रोविजन एजीएम वाली पे लगता है। एजीएम के ऑर्डर, मतलब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एजीएम या ईजीएम बुलाई जाए तो बिल्कुल यही माना जाएगा कि जैसे वो मीटिंग कंपनी ने खुद ने बुलाई है। ये हम लोग को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 99, अगर कोई भी कंपनी एजीएम या ईजीएम को बुलाने में किसी तरह का डिफॉल्ट करती है, यानी आपने जो बुलाया मीटिंग को उसमें कंप्लायंस फॉलो नहीं किए जो ऊपर लिखे गए थे, बट ऑब्वियस है जो सेक्शन की कंप्लायंस थी, सेक्शन मतलब 96 एज वेल एज जो अभी हम पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 100 का कंप्लायंस अगर नहीं किया तो फाइन है 1 लाख रुपीस तक का, और साथ में कंटिन्यू डिफॉल्ट अगर रहा तो फर्दर फाइन 5000 रुपीज पर डे के हिसाब से जब तक गलती चालू रहेगी लगता जाएगा। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। बराबर, तो मेनली जब आप पढ़ते हैं तो 100 नंबर वाला पहले पढ़ते हैं, फिर 98 वाला सेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ईजीएम कॉल बाय ट्रिब्यूनल जो है वो 98 वाले में है, पर हमने जो कि सीक्वेंस वाइज पढ़ा है तो हमने इसको पहले पढ़ लिया। चलिए जी, सेक्शन नंबर 100 इमरजेंसी नंबर होता है, पुलिस का नंबर होता है ना 100, वैसे हमारा एजीएम का नंबर भी 100 है। भाई क्या लिखा है, एनी जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी अदर देन एजीएम टू ट्रांजैक्शन अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस। अभी एजीएम साल में एक बार होता है, तो हर मीटिंग के लिए आप एजीएम का वेट तो नहीं कर सकते ना भाई। तो अगर कोई भी अर्जेंट मैटर रहा होगा तो कंपनी एक और मीटिंग कॉल कर सकती है, जब भी चाहे रिक्वायरमेंट हो कॉल कर सकती है। इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब इस मीटिंग को बुलाने का पहला पावर जो है वो बोर्ड के पास में है, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग जो मेन है वो बोर्ड को करना है। तो बोर्ड को लगता है यार अभी अपने को बायबैक करना है, लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, बुलाओ एजीएम। बराबर, अभी अपने को स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना है, लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, बुलाओ ईजीएम। तो ऐसा ऐसा आपने पूरा लॉ में पढ़ा ही अब तक, जहां जहां मीटिंग का जरूरत पड़ेगा उधर उधर सीधा सीधा सा है कि ईजीएम हमारा कॉल हो सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो पहला तो बोर्ड बुलाएगा। सेकेंड नंबर, सर मेंबर्स लोग भी बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। अगर मेंबर लोगों में से जिनके पास पेड अप शेयर, अगर कैपिटल वाला कंपनी है और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल वालों ने रिक्वेस्ट किया, या अगर कंपनी ऐसी है जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, वहां पे 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वालों ने अगर रिक्वेस्ट कर दिया तो बोर्ड को उस पर मीटिंग बुलाना रहेगा। ठीक है, तो 10% ऑफ कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग पावर कुछ भी चलेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय अदर देन शेयर कैपिटल हो गया, जैसे गारंटी वाली कंपनीज वगैरह। अच्छा, अब ये जो 1/10 की जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर अगर किसी का कॉल्सिन एरिया रहा होगा तो उसको भाई हमने कह दिया पैसा दे नहीं रहे और मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो तो तुमको राइट नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडेड है। बराबर, तो शेयर ऑन विच कॉल्सिन एरिया और शेयर्स द होल्डर ऑफ विच हैज डाइड, लेकिन इसमें जरूरी है, मतलब कंपनी को पता भी लग चुका है कि शेयर होल्डर का डेथ हो गया, बट ऑब्वियस है, तो जब तक उसका लीगल शेयर होल्डर नहीं बनता है, ये भाई तो रिक्वेस्ट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर किसी का शेयर प्लेज या अटैचमेंट पर है, मतलब प्लेज पे रखा हुआ था या रिसीवर ने अटैच कर लिया है, अभी तक अटैच कर लिया का मतलब अभी तक किसी और को बिका नहीं है, मतलब अभी भी कंपनी के रजिस्टर में उसी शेयर होल्डर का नाम है, तो वो भी रिक्वेस्ट के अंदर इंक्लूड हो सकता है, पार्ट ले सकता है। ये हम लोग को इधर ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्ट ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं मैटर्स के लिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इफेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं, जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट हमने दिया है, जैसे वाइंडिंग अप हो रहा है या उनके राइट्स अगर चेंज हो रहा है, तो दे कैन आल्सो ज्वाइन, वो कर सकते हैं। जो भी रिक्वेस्ट होगा उसके ऊपर ये लोग साइन करेंगे और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर डिपॉजिट करेंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर अगर रहा
तो उनके बिहाफ पे कोई भी एक जना, जनरली जिसका नाम पहले लिखा हो, जनरली है, बाकी कोई भी एक जना साइन कर सकता है। और जब ये डिपॉजिट होगी रिक्वेस्ट कंपनी के पास में, तो 45 डेज के अंदर एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिएगा। 45 दिन में कंपनी जो है वो इस मीटिंग को कॉल करेगी, इनका रिक्वेस्ट कर लेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। बाय चांस अगर बोर्ड 45 डेज के अंदर ये मीटिंग नहीं कॉल कर पाता है, तो ध्यान रखिएगा ये रिक्वेस्ट जो है वो खुद ही मीटिंग को कॉल कर लेंगे, बोलेंगे हटा सावन की कटा भाई, 45 दिन तुमको दे दिए, 45 डेज अगर तुम मीटिंग को कॉल नहीं कर रहे हो तो फिर हम ही मीटिंग को कॉल कर रहे थे, खुद ही कॉल कर लेंगे, बराबर। लेकिन कॉल कितने लोग, वही 10% वाली रिक्वायरमेंट, लेकिन कॉल करने के लिए इनको सारे मेंबर्स लोग का लिस्ट चाहिएगा, एड्रेस का। तो रिक्वेस्टेड शैल हैव अ राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर। डायरेक्टर्स को बोलेंगे छोड़ो यार, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम छोड़ो, तुम मत बुलाओ, हमको सारे मेंबर्स लोगों का लिस्ट, उनका एड्रेस वेड्रेस, नंबर ऑफ शेयर कितना है दे दो, हम खुद ही कॉल कर लेंगे, बराबर। ये लोग मीटिंग का नोटिस भेज देंगे, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसा भेजना चाहे भेज देंगे। और ये मीटिंग कॉल होगी 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो समझो 45 दिन तो इन्होंने बीओडीज को दे दिए, मतलब टोटल 3 मंथ्स का मतलब एक तरह से 90 डेज मान लेते हैं, मतलब प्रेजम्पशन लेते हैं कि भाई वही 30 डेज का है, 31-30 अपन ने नहीं किया तो 90 दिन, तो 90 में से 45 दिन 45 डेज आप लोगों ने किसको दे दिए, बोर्ड को दे दिए, चांस दे दिया बुलाने के लिए। अदरवाइज फिर रिमेनिंग आपके पास एक तरह से 45 डेज बचा, जिसमें आपकी मीटिंग रिक्वेस्ट लिस्ट जो है वो खुद ही कॉल कर लेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी सवाल उठता है भाई मीटिंग का खर्चा वर्चा कौन उठाएगा, तो बट ऑब्वियस है मीटिंग का जो खर्चा है, reasonable expenses incurred by the requestist for calling the meeting shall be repaid to the requestist by the company। एक बार तो मेंबर खर्चा कर देगा, कंपनी इनको वापस से रीपे करेगी, लेकिन कंपनी बोलेगी बदमाश डायरेक्टर हो, तुमने मीटिंग को क्यों नहीं बुलाया, इनकी रिक्वेस्ट पर बुला लेना चाहिए था, भाई शेयर होल्डर है, इनसे ये पैसा वापस रिकवर कर लिया जाएगा, ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्लियर फंडा, एकदम से कोई टेंशन नहीं। तो ये भी खत्म हुआ हमारा सेक्शन, बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं ताकि कम टाइम में आप लोगों को फटाफट से सारे के सारे पॉइंट रिकॉल हो जाए। नोटिस सेक्शन 101, अभी मीटिंग देने से पहले, मीटिंग बुलाने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, 21 डेज का क्लियर नोटिस देना जरूरी है, 21 दिन पहले, लेकिन 21 डेज पहले उनका हाथ में पहुंचना चाहिए, तो भेजना आपको और जल्दी पड़ेगा। तो 2 दिन तो ऐड करो डे ऑफ मीटिंग का और डे ऑफ नोटिस सेंडिंग का, बराबर से, मतलब एक दिन जिस दिन हमने नोटिस भेजा और एक दिन जिस दिन मीटिंग हमारा होने वाला है, तो 2 दिन तो ये एक्स्ट्रा हो गए। 2 दिन 48 आवर्स, सेक्शन नंबर 20 जिसको याद रहेगा उसको पता होना चाहिए, सेक्शन 20 क्लियर कट बोलता है कि यहाँ पे सर्विस ऑफ नोटिस के 2 दिन लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, तो 2 दिन अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो 21 डेज के अंदर 2 और 2 डेज हमने और ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल 25 डेज का टाइमिंग यहाँ पे आ जाएगा, जिसके पहले आपको नोटिस भेज देना चाहिए, बराबर। तो एक दिन मीटिंग का, एक दिन नोटिस सेंड करने का और 2 दिन रास्ते के 48 आवर्स के हिसाब से 25 क्लियर डेज हमारे पास हो गए, अपने को ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनीज वैसे ही बहुत सारे एग्जम्पशन है, इनको बोला तुम चाहो तो 21 दिन को कम कर लो, ज्यादा कर लो, कुछ भी कर लो, चलेगा। सेक्शन 8 कंपनीज को भी एग्जम्पशन है, 21 क्लियर डेज की जगह 14 क्लियर डेज यूज हो सकता है, देखो बाकी 4 दिन तो वो तो फिक्स है, वो तो लगना ही लग रहा है, ठीक है। 14 क्लियर डेज उनके लिए हो सकता है, लेकिन इसके लिए नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 और फाइल एफएस सेक्शन 137 में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए, तो इनको 14 डेज में भी चलेगा, इनको एग्जम्पशन दे दिया। चलो शॉर्ट नोटिस, कई बार होता है मीटिंग अर्जेंट कॉल करना है, इतना टाइम नहीं है, छोटा पीरियड का नोटिस देके भी मीटिंग कॉल हो सकता है क्या? यस सर हो सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, मेंबर लोग का कंसर्न लेना पड़ेगा रिटर्न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। अगर एजीएम है तो एटलीस्ट 95% मेंबर का कंसर्न लगेगा भाई, है ना। 100 मेंबर है तो 95 लोग रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक मोड से यस कर दे, यस सर 12-15 दिन का नोटिस देके भी बुला लो, मीटिंग अर्जेंट मैटर है। ईजीएम का केस है तो थोड़ा पंगा है, मेजोरिटी इन नंबर भी चाहिए, साथ में जिनके पास कम से कम 95% का पेड अप कैपिटल हो, डबल डबल डबल, याद है क्लास के अंदर बताया था आपको, है ना। जैसे 100 मेंबर्स लोग हैं और जिनके पास में 1 लाख का कैपिटल है, तो 100 में से इधर मेजोरिटी नंबर चाहिएगा, 51 मेंबर एटलीस्ट चाहिएगा जिनके पास में कम से कम 95,000 का कैपिटल हो, 1 लाख का टोटल कैपिटल है, दोनों रिक्वायरमेंट एक साथ में चाहिए। हाँ, अगर मेंबर लोग 45 है और जिनके पास में 95,000 का कैपिटल है तो नहीं चलने वाला, या मेंबर 51 हो गए लेकिन उनके पास कैपिटल 95,000 से कम का है तो भी नहीं चलने वाला, भाई दोनों रिक्वायरमेंट साथ में पूरी करनी पड़ेगी। और अगर कंपनी ऐसी है जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो एटलीस्ट 95% ऑफ वोटिंग राइट जिनके पास में है वो अगर यस कर देते हैं रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकता है। अब नोटिस में क्या क्या लिखना है, अभी सबको ही पता है, नोटिस में क्या लिखोगे, मीटिंग कहाँ है, मीटिंग कौन से दिन पे है, कितना बजे है, ये सब बता दो,
बराबर। तो प्लेस डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग, बिजनेस क्या क्या करोगे मीटिंग के अंदर, ऑर्डिनरी, स्पेशल, वो सबका डिटेल। और स्पेशल बिजनेस अगर हो रहा है तो साथ में अटैच करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बस पढ़ने वाले अभी अपन इसके बारे में भी 102 में। अब नोटिस देंगे किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोटिस किस किस को जाएगा, कंपनी का हर मेंबर को इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी प्रेफरेंस, मरने वाले का लीगल हेयर, है ना, जो इंस्टॉलमेंट हो गया अभी तक उसके शेयर बेचे नहीं गए हैं तो उसके असाइनी को, और ऑडिटर ऑफ द कंपनी को भी जाना जरूरी है। भले वोटिंग राइट नहीं है लेकिन नोटिस तो जाएगा। और कंपनी का हर डायरेक्टर को भी मीटिंग का नोटिस जाएगा ही जाएगा। बराबर। कैसे भेजोगे, सबसे बढ़िया पर्सनली खुद देके आओ सर, मेंबर के घर पे जाओ, शादी का कार्ड देते हो वैसे ही भी देके आओ, नहीं तो लेटर बॉक्स में डाल दो ऑर्डिनरी पोस्ट, बराबर से। लेकिन इंडियन एड्रेस के ऊपर डालेंगे भाई अपन, बाहर फॉरेन में रहता है तो भाई तेरा इंडिया का एड्रेस बता दे, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बता दे, उससे भेज देंगे। बराबर। तो इंडिया में कोई रजिस्टर्ड एड्रेस हो, नहीं तो कोई कॉरेस्पॉन्डिंग का एड्रेस दे दे भाई, वहां भेज देंगे। मेल आईडी देगा तो भाई मेल आईडी पे भेज देंगे, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, लेकिन सेक्शन 20 कहता है मेंबर भाई इसके लिए तुमको सफिशिएंट पैसा जितना लगने वाला है ना वो कंपनी के पास में जमा करवाना पड़ेगा भाई, तभी हम तुमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। नहीं तो ऐसा थोड़ी है भाई, जमा थोड़ी हमारे सारे मेंबरों को अगर आपने भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट से कितना खर्चा हो जाएगा, तो पैसा जमा कराओ पहले और ले जाओ। अच्छा, जिन लोग का एड्रेस नहीं है, जिन्होंने बदमाशी के एड्रेस ही नहीं दिया, मेल आईडी नहीं दिया, उनके लिए कंपनी लोकल न्यूज़पेपर के अंदर छाप देगी। बराबर। मीटिंग का नोटिस प्रेजम्पशन मान लेंगे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया, नोटिस का एक आपने एड्रेस क्यों नहीं दिया हमको। बराबर। ज्वाइंट शेयर होल्डर में किसी एक को जाएगा, जनरली जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसके एड्रेस के ऊपर चला जाएगा नोटिस, तो ये माना जाएगा कि हमने सबको दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये कि अगर प्रॉपर नोटिस मीटिंग का नहीं दिया तो मीटिंग इनवैलिड हो सकती है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल ओमिशन हो गया है, चंद्रा रॉय वर्सेस क्या कोलकाता केमिकल वर्सेस चंद्रा रॉय में अपन ने पढ़ा है, तो फिर मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी, अपने को ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर नोटिस वैलिड नहीं है तो मीटिंग भी वैलिड नहीं होगी। और नोटिस जो है वो एक प्रॉपर अथॉरिटी इशू करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कल को बिना बोर्ड का परमिशन के कंपनी सेक्रेटरी अपना मन से मीटिंग बुला ले तो लॉ कहता है वो मीटिंग वैलिड होने वाला नहीं है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, अब नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर भेजते हो तो आप ईमेल के थ्रू नोटिस भेज सकते हो। बराबर। अब ईमेल में या तो टेक्स्ट कर दो, या कोई पीडीएफ फॉर्मेट अटैच कर दो, या कोई यूआरएल का लिंक दे दो, आप जहां जाकर के वो नोटिस पढ़ लेगा। आप लोग सब अब ऑनलाइन खिलाड़ी हो तो सब जानते हो। ठीक है, कंपनी शैल हैव गिव फुल एड्रेस ऑफ द वेबसाइट और फुल डिटेल, जिधर आप पूरा डॉक्यूमेंट दे सकते हो उसका पूरा डिटेल देगी। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा फिजिकल वर्जन के अंदर होता है। अब ये इतना सारा मेल जो आप भेजोगे उसके लिए आप इन हाउस फैसिलिटी खुद की डेवलप कर सकते हो, या किसी से आउटसोर्स भी करवा सकते हो, एजेंसी से, जैसे बल्क मैसेजेस वगैरह भेजते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ठीक है, मेंबर को एक चांस मिलेगा भाई, साल में एक बार अपना एड्रेस जो भी है तेरा रिव्यू कर दे, रजिस्टर करा दे कंपनी के पास में, ईमेल एड्रेस को चेंजेस हुआ है तो बता दे। कंपनी खुद भी नोटिस सेंड करने के 30 दिन पहले एक बार कंफर्मेशन ले लेगी कि भाई हाँ प्रॉपर तरीके से इसका यही ईमेल आईडी है कि नहीं है, कंपनी भी कंफर्म करती है। ठीक है, अगर मेंबर फेल्स टू प्रोवाइड एन अपडेट ईमेल एड्रेस, उसने गलत एड्रेस दे दिया और कुछ दे दिया, तो कंपनी फिर ईमेल से भेजने के लिए बाउंड नहीं है, और उस गलत एड्रेस पे भेज दे तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। ठीक है, फिजिकल कॉपी दे सकते हैं, लेकिन मेंबर अगर कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे आप फिजिकली भेजो तो भेज देंगे, फिजिकली भी उसको टेंशन नहीं है। अच्छा, कंपनी को ऐसा सिस्टम यूज करना पड़ेगा जिसमें प्रूफ रहे, कल को कोई ब्लेम लगा दे भाई हमारे पास तो नोटिस आया ही नहीं, तो कितना टोटल नंबर ऑफ रिसिप्ट, किन लोगों को पूरा मेल मिला, किन को नहीं मिला, कहां फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन रहा, उन सबका रिकॉर्ड्स कंपनी के पास में रहना चाहिए। बराबर। क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज की वजह से कंपनी नोटिस नहीं भेज पाई तो कंपनी के बियॉन्ड दी कंट्रोल था, वो अपने होता है ना नेट वेट आजकल बंद कर देते हैं, तो वैसा अगर कुछ हुआ, फेलियर हो गया कोई नेट का ही वगैरह सिस्टम का, तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना है। और कंपनी जो है वो ये नोटिस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वाला है, ये वेबसाइट पे भी डालेगी अपनी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफाई कोई वेबसाइट है, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज का वेबसाइट वगैरह, उस पर भी डालेगी, अपने को ध्यान में रखना है। तो सीधा सीधा सा पोर्शन है बच्चे लोगों, फटाफट हो गया। नाउ सेक्शन नंबर 102, मीटिंग में दो तरह का काम आपको पहले ही मैंने बता दिया, 4 ऑर्डिनरी बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रिटायर होने वाले की जगह पे, और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन इधर होने वाला है। अब एजीएम में इन 4 के अलावा तुमने जो कुछ किया सारा का सारा स्पेशल बिजनेस है, और ईजीएम में जो कुछ भी करोगे, कल को ईजीएम में ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, उसकी जगह पर नया ऑडिटर तुम लेकर के आए और ईजीएम में उसका अपॉइंटमेंट कराया, मतलब जिस जनरल मीटिंग के अंदर, तो ईजीएम का स्पेशल बिजनेस कहलाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। बराबर, समझ गए। तो ईजीएम में जो कुछ करोगे सब स्पेशल बिजनेस है। अब स्पेशल बिजनेस जब भी होता है तो साथ में अटैच करना पड़ता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सर इसमें क्या क्या आता है, देखो
जो भी मीटिंग में बिजनेस ट्रांजैक्ट करने जा रहे हो उसमें अगर कंपनी के डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का या उनके रिश्तेदारों का किसी भी तरह का फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट है, मैंने आपको कहा भी था हमारी कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने जा रही है किसी फर्म के साथ और उसमें हमारा डायरेक्टर भी पार्टनर है या उसका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव वही जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 के हिसाब से हो, तो यहां पे हम उसको डिस्क्लोज करेंगे उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। फिर जो ट्रांजेक्शन आप करने वाले हो जिसके ऊपर शेयर होल्डर का परमिशन ले रहे हो, सपोज करो बायबैक के लिए परमिशन ले रहे हो, तो पूरा बताओ मीनिंग, स्कोप, इम्प्लीकेशन कि भाई हम क्यों कर रहे हैं बायबैक, किस लिए कर रहे हैं, क्या इफेक्ट आएगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, कितना कितना करेंगे, सब डिटेल बताओ। ठीक है। बाई चांस वेयर स्पेशल बिजनेस रिलेटेड टू अदर कंपनी, मतलब हमारा कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील कर रहा है और हमारी कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी उस कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रहा है, अदर कंपनी में कितना 2% और मोर का शेयर होल्ड करके रखता है, तो ये भी डिस्क्लोज करो भाई। हमारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ डील कर रही है और हमारी कंपनी का डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर या केएमपी उस कंपनी में शेयर होल्डर है, कितने का 2% या ज्यादा, कम का है टेंशन नहीं, 2% और मोर का शेयर होल्डिंग करता है, वो भी आप इधर डिस्क्लोज करके दो, मेंबर्स लोग को बताओ। और अगर कोई मेंबर डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना चाह रहा है तो टाइम और प्लेस बता दो। नॉर्मली टाइमिंग बिजनेस आवर्स होगा, प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, आप लोग जानते ही हो, तो ये सब डिटेल अपने को देना पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर ये डिस्क्लोजर नहीं किया आपने तो ये जो भी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी उनके रिलेटिव जितना इनको बेनिफिट हुआ रहेगा वो वापस से रिटर्न करेंगे या शेयर होल्डर्स को कॉम्पनसेशन पे करेंगे, फायदा लौटाना पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना। खत्म सेक्शन। चलो 103, बहुत प्यारा सेक्शन, अपना फेवरेट, कोरम भाई, कोरम। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए तब मीटिंग वैलिड होगी। पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर तक 5 जन का कोरम हो जाएगा। 1001 से 5000 तक के मेंबर हो तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। 5000 से ज्यादा लोग हो गए तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट अपने को चाहिए। क्या कहते हो, बराबर? कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स में इससे ज्यादा का कोरम भी रख सकती है। खत्म। अगर कोरम नहीं हुआ, सबसे प्यारा पॉइंट, मस्ट बी प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। मीटिंग चालू होने से 10 बजे मीटिंग चालू होता है, 10:30 तक, 10:30, हाफ आवर में अपने को कोरम चाहिए ही चाहिए। अगर इस आधे घंटे में कोरम नहीं हुआ और मीटिंग मेंबर्स का रिक्वेस्ट पे हो रहा है तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, समझिएगा। मीटिंग अगर मेंबर का रिक्वेस्ट पे और भाई मेंबर ही नहीं है, आधे घंटे में कोरम भी पूरा नहीं हो रहा है, तो मीटिंग टाटा बाय बाय पूरी कैंसिल होगी। लेकिन एनी अदर केस में मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, वो सिर्फ एडजॉर्न होगी, कैंसिल नहीं होती है। सर एडजॉर्न मतलब आगे चली जाएगी भाई, लाइक पोस्टपोनमेंट। लेकिन कब तक के लिए एडजॉर्न होगी? नेक्स्ट वीक के अंदर सेम डे पे हो जाएगी, सेम टाइम और प्लेस पे हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट वीक में जिस दिन अभी बुलाया था सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पे हो जाएगी। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर चाहें तो किसी और प्लेस पे या किसी और टाइम पे भी उस मीटिंग को कॉल कर सकते हैं, हमने आपको चॉइस दे दिया। अब एडजॉर्न मीटिंग में भी सर कोरम नहीं हो तो कम से कम 2 लोग हमको चाहिए। अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो मीटिंग कर लेंगे हम, बस कितना लोग चाहिए? 2 मेंबर्स हमको वहां चाहिए, इंक्लूडिंग प्रॉक्सीज। प्रॉक्सी होगा इस बार तो चलेगा, नॉर्मली प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, लेकिन इधर प्रॉक्सी हुआ तो भी चलेगा। 2 लोग अगर आ गए तो मीटिंग चालू हो जाएगी, नहीं तो फिर कैंसिल हो जाएगा, वापस नया चालू करना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है सर, एडजॉर्न मीटिंग का भी नोटिस देना पड़ेगा क्या? यस, एटलीस्ट 3 दिन पहले एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस भी देना पड़ेगा, या तो इंडिविजुअली दे सको तो बेस्ट है, नहीं तो फिर न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देना पड़ेगा। जब आप कोरम की काउंटिंग करेंगे, यार अपना पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, मीटिंग में इतने लोग आ गए, बताओ कोरम के अंदर काउंट है कि नहीं है? तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई कंपनी हमारी कंपनी की मेंबर है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव हमेशा काउंट होगा। याद है क्वेश्चंस किए थे अपने इसके ऊपर खूब सारे। अगर कोई एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर है, 2 और मोर कंपनीज का, तो उसको उतना काउंट करेंगे, मैक्सिमम 3 आपको मैंने बताया था, 2 और मोर उसको काउंट करेंगे। अगर हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर ऑफ स्टेट भी मेंबर है और उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आ रहे हैं, तो बच्चे लोगों उनको मेंबर सी काउंट करना है, बराबर से उनको मेंबरशिप मानना है और उनको काउंट करना है। और सबसे बढ़िया बात समझना, इस रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट है कि ये किसी को अपना प्रॉक्सी बना करके भेजे। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मान लो मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया और मैं मीटिंग में आया तो कोरम में काउंट हुआ, और मुझे एज अ मेंबर ये राइट है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं तो मैं किसी और को अपना प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूं, लेकिन वो फिर कोरम में काउंट नहीं रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब तक इनके इंटरेस्ट का मैटर नहीं हो, दे आर नॉट काउंटेड, एज वेल एज प्रॉक्सीज आर नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ द कोरम। पर्सनली प्रेजेंट रहना पड़ेगा पर्सन को, मेंबर को अपने को ध्यान में रखना है। 2 खास पॉइंट आते हैं। सर कोरम कभी अपने को नहीं चाहिए अगर कंपनी का टोटल नंबर ऑफ मेंबर कभी कोरम नंबर से कम हो गया, ठीक है, जो आर्टिकल्स में डिसाइडेड है, और सारे मेंबर आ गए तो चलेगा। अपन एक एग्जांपल किया इसके ऊपर कि कंपनी में 5 मेंबर्स हैं और 5 का ही कोरम रखा हुआ है। अब एक मेंबर का डेथ हो गया मान लो एक्सीडेंट में,
अब उसका लीगल हेयर आएगा तब आएगा, तब तक मीटिंग पहले कॉल करना जरूरी है। मान लो किसी मैटर पे तो रिमेनिंग 4 लोग बच गए, जबकि कोरम तो 5 के चाहिए, लेकिन ये 4 लोग भी अगर ऑल प्रेजेंट हो गए तो कोरम वैलिड माना जाएगा। फिर आप एक मेंबर बढ़ा लो या कोरम रिक्वायरमेंट चेंज कर लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इन केस ऑफ द कंपनी द मीटिंग विल बी वैलिडली हेल्ड इवन इफ द कोरम इज लेट डाउन इन द आर्टिकल इज नॉट प्रेजेंट। बात हुई गई अपनी, ऐसे में अगर कम भी है तो मीटिंग बिल्कुल वैलिड होगी, अपने को ध्यान में रखना है। अब कोरम अपने को चाहिए, कोई भी बिजनेस जब आप मीटिंग में ट्रांजैक्ट कर रहे हो और मेंबर आर लेस देन द कोरम फिक्स फॉर द मीटिंग, द बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड एंड शैल बी निल। मतलब जिस वक्त में मीटिंग में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप कोई वोटिंग करवा रहे हो, उस वक्त में कोरम का प्रेजेंट होना हर उस वक्त जरूरी है। यानी एक तरह से होल मीटिंग में कोरम चाहिए। अब सोचो कि मीटिंग के अंदर शुरुआत के 2 घंटे में तो कोरम था, उसके बाद से कोरम कम हो गया, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम हो गया। तो शुरुआत के 2 घंटा में जितना भी प्रपोजल आपने पास कराया होगा सब वैलिड है, उसके बाद के जो प्रपोजल रखे गए होंगे सारे इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि कोरम होल ऑफ द मीटिंग में अपने को प्रेजेंट चाहिए। बराबर। चलिए अगला छोटा सा सेक्शन आ रहा है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग 104। मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? मीटिंग में जो प्रेजेंट लोग हैं उन्हीं में से कोई चेयरमैन होगा, और शो ऑफ हैंड से या पोल से अपन उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय चांस ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कोई और पर्सन चेयरमैन की डिमांड कर रहा है, भाई इसको हटा के किसी और को चेयरमैन बनाओ, तो हो जाएगा, भाई दिक्कत नहीं है। इफ सम अदर पर्सन इज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ड्यूरिंग द मीटिंग, तो वो रेस्ट ऑफ द मीटिंग के लिए चेयरमैन बन जाएगा। पहले के लिए ये था, बाद के लिए वो बन जाएगा। ठीक है, अब चेयरमैन के पास पावर्स क्या रहेंगे? ज्यादा कुछ नहीं। अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हुआ, समझना, अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गया, बराबर वोट बराबर हो गए, तो एक वोट उसको कास्टिंग वोट देने का राइट रहेगा। बराबर से ये जो उसका राइट है, उसके नॉर्मल वोटिंग राइट के अलावा है। मतलब एज ए मेंबर तो वोट कर ही रहा है, लेकिन एज ए चेयरमैन एक वोट वो एक्स्ट्रा कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रहा हो, है ना, खास करके शो ऑफ हैंड्स और ऑर्डिनरी हो, जहां पे मोर देन 50% से मामला हो जाता है पास, वहां पे उसको एक एक्स्ट्रा वोट का राइट रहेगा। एसआर में वैसे भी एक वोट से एक्स्ट्रा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये चेयरमैन के राइट्स में इंक्लूडेड है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बड़ा सेक्शन एक और हमारे पास धुआंधार आता है, सेक्शन 105 प्रॉक्सी का। सर प्रॉक्सी क्या है? मेंबर कैन अपॉइंट अनदर पर्सन एज ए प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। कि भाई मैं तो मीटिंग में नहीं जा सकता, मेरी जगह पे एक बंदा और जाएगा। इट्स कॉल्ड सिंपली प्रॉक्सी। जब तक आर्टिकल कुछ और नहीं बोले, अपॉइंटमेंट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी में नहीं होगा। मतलब प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट सिर्फ कौन सी कंपनीज में होता है? शेयर कैपिटल वाली कंपनीज में ही होता है। लेकिन आर्टिकल्स अगर परमिट करे तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में भी प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट चलेगा। प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑन ए पोल। मतलब शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग राइट नहीं है, सिर्फ पोलिंग में करेगा। बराबर। प्रॉक्सी का मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रॉक्सी कोई भी बन सकता है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। ध्यान रखो, सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर अगर किसी को प्रॉक्सी बना रहा है तो वो बंदा खुद भी मेंबर होना चाहिए कंपनी का, तो वो एज ए मेंबर भी जाएगा, एज ए प्रॉक्सी भी जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन ध्यान क्या रखना है अपने को, उसके अलावा अगर मैं कंपनी का मेंबर हूं और मैं नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं किसी ऐसे बंदे को भी प्रॉक्सी बना के भेज सकता हूं जो पहले से कंपनी का मेंबर नहीं हो, और ऐसे को भी भेज सकता हूं जो पहले से कंपनी का मेंबर हो। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब ये जो प्रॉक्सी का फॉर्म है, ये मीटिंग से एटलीस्ट 48 आवर्स पहले कंपनी के पास में डिपॉजिट होना चाहिए। मस्त क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, आप लोग जानते हो, कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पास में जमा हो जाना चाहिए। बराबर से अगर कोई भी मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद, भाई साहब की खुद की इच्छा हो गई कि यार प्रॉक्सी तो भेज दिया है, अब हम खुद ही फ्री हो गए, चले चलते हैं, तो प्रॉक्सी उसके पहुंचते ही ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और वोटिंग का राइट भी फिर मेंबर को ही मिलने वाला है, अपने को पता है। अच्छा, अगर आपने 2 प्रॉक्सी फॉर्म 2 अलग अलग लोगों के फेवर के अंदर अलग अलग डेट को भेज दिए, बराबर, तो जो लेटर वाला था वो अर्लियर वाले को ओवरराइड कर लेगा, बाद वाला जो है वो वैलिड माना जाएगा, पहले वाला गया। ठीक है, 48 आवर्स पहले कम से कम डिपॉजिट होना चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑथोरिटी ऑफ प्रॉक्सी विल बी रिवोक ऑन द डेथ ऑफ शेयर होल्डर। एक बंदे ने अपना प्रॉक्सी अपॉइंट कर दिया, बाद में शेयर होल्डर निकल लिया ऊपर, डेथ हो गई उसकी, अगर कंपनी को पता लग गया, इफ कंपनी हैज रिसीव्ड नोटिस ऑफ डेथ, तो प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कैंसिल, वो प्रॉक्सी भी गया फिर। ठीक है, और कंपनी को नहीं पता लगा तो प्रॉक्सी वोट करेगा। बिल्कुल सीधा सा पॉइंट हो गया। कंपनी अपनी मर्जी से पनिशेबल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि शुरुआत का जो सेक्शन था अपना डिफॉल्ट वाला 99, वो अलग ही सेक्शन है। उसके अलावा मैंने यहाँ इंटरनल पेनल्टीज कहीं पर भी इस नोट्स में नहीं लिखी है। पेनल्टीज आप जैसा करना चाहें, बराबर, तो मैंने इन नोट्स के अंदर आज की इस क्लास के अंदर पेनल्टीज को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया है। कई सारे सेक्शन में, जैसे यहाँ पे भी पेनल्टी है कि अगर कंपनी, रूल क्या है, कंपनी अपनी तरफ से उन लोगों का लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगी जो एज ए प्रॉक्सी काम कर सकते हैं। फिर आज में कंपनी का मेंबर हुआ है, नॉट एबल टू अटेंड कंपनीज मीटिंग,
तो मैं चाहता हूं कंपनी मुझे कोई लिस्ट दे दे कि भाई ये प्रॉक्सी की तरह से काम कर सकते हैं, इनको अपॉइंट कर दो, नहीं, मन से करो। हाँ, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कंपनी को रिटर्न के अंदर तो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, नहीं तो ऐसा प्रोवाइड करना पनिशेबल है कि भाई आपने लिस्ट अपनी तरफ से क्यों दी है, तो इन्फ्लुएंस डाल दिया आपने, इन्हीं में से किसी को प्रॉक्सी बनाओ, तो अलाउड नहीं है। तो वो पेनल्टीज मैंने यहां नहीं लिए, आप लोग मेन नोट्स में से उसको तैयार करेंगे, ठीक है। अब बहुत जबरदस्त पॉइंट इस पे भी बनता है, अगर कोई प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन करना चाहे, मतलब प्रॉक्सी फॉर्म का चेक करना चाहे, तो मेंबर जिसको वोट देने का राइट होता है, मतलब मेंबर्स की बात हो रही है, एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी, लेकिन उसको मीटिंग से कम 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा, और मीटिंग चालू होने के 24 आवर बिफोर से लगा करके मीटिंग के कंक्लूजन तक उसको इंस्पेक्ट करने का राइट है ना। तो रूल क्या है, 3 दिन पहले आप कंपनी को अप्लाई करो, और मीटिंग चालू होने का 24 आवर्स पहले से लगा के टिल एंड ऑफ द मीटिंग आपको इंस्पेक्ट करने का, चेक करने का राइट रहेगा, आपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत जोरदार पॉइंट है। एक पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी फॉर मैक्सिमम 50 लोग। एक बंदा अकेला 50 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन के वहां पे आ सकता है, मतलब 50 वोट करने का राइट हो गया, एक तरह से 50 लोगों के लिए वोट कर सकता है। लेकिन साथ में एक रिक्वायरमेंट और है, इनके पास में नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, यानी कि वही रिक्वायरमेंट वैसी, नंबर में 50 चाहिए और शेयर कैपिटल एटलीस्ट जिनके पास मैक्स से मैक्स 10% का कैपिटल, उससे ज्यादा का नहीं। तो आज अगर मैं 48 मेंबर्स का प्रॉक्सी बन के आता हूं, जिनके पास में कंपनी की टोटल कैपिटल का 9% है, चलेगा, अलाउड है, अभी मैं और भी बन सकता हूं। लेकिन अगर इनके पास कंपनी का 12% कैपिटल हो गया, मुझे कुछ को मना करना पड़ेगा, भाई मुझे दोनों रिक्वायरमेंट साथ में पूरी करनी है, ध्यान में रखना है। लेकिन अगर ऐसा बंदा किसी एक ही आदमी का प्रॉक्सी बना, सिंगल बंदे का प्रॉक्सी बना, जिसके अकेले के पास 10% से ज्यादा है, सपोज करो जेबी लिमिटेड में मेरा शेयर होल्डिंग है मान लो 40% का, तो मैं मीटिंग में नहीं जा रहा हूं और मैं किसी एक बंदे को अपना प्रॉक्सी बना के भेज देता हूं, वो अकेले 40% हेल्ड कर रहा है बराबर से, जबकि हमने कहा था 10% से ज्यादा के लिए आप किसी के प्रॉक्सी नहीं बनोगे, तो लॉ ने यहाँ पे अलाउ किया कि चल भाई तू इसका तो बन जा, लेकिन उसके अलावा अभी तो और किसी का प्रॉक्सी उस मीटिंग के लिए नहीं बनेगा भाई, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। shall not act ex proxy for any other shareholder, चलेगा, ठीक है। अब प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो बट ऑब्वियसली रिटर्न के अंदर होगा, और अपॉइंटर जो भी मेंबर है उसके ऊपर साइन वगैरह करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर से, बहुत क्लियर मैटर हो गया। अच्छा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन में हमने सेक्शन 112 और 113 भी कवर कर लिए, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर वाले पॉइंट्स थे ना, बॉडी कॉर्पोरेट वाले, वो ये 2 सेक्शन के पॉइंट इधर भी हमारे हो चुके हैं कवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स भी पढ़ लेते हैं भाई, क्या चक्कर है इसके ऊपर। 106 वोटिंग राइट का मतलब मेंबर को वोट देने का राइट भाई, जिसको तुम छीन नहीं सकते, चाहे मीटिंग में करे चाहे पोस्टल बैलेट से करे, ठीक है। ये लीगल राइट है मेंबर का और इसको हटा नहीं सकते तुम, बराबर। ऐसा नहीं कि कंपनी अपना आर्टिकल में एंट्री करके कहते हैं मेंबर तुझे वोट का राइट नहीं है, नहीं भाई नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख के रखे कि मेंबर लॉसेस वोटिंग राइट इन केस ऑफ कॉल्सिन एरिया, तो फिर उसका वोटिंग राइट गया, समझ रहे हैं मतलब। बाकी तो नहीं, अगर हम कहते नहीं यार ये मेंबर को हम वोटिंग राइट नहीं दे रहे, ऐसे मन नहीं हमारा, सवाल ही नहीं चलेगा। कब चलेगा, अगर मेंबर का कॉल्सिन एरिया है और ये चीज आर्टिकल्स में लिख दी है कि भाई इन केस ऑफ कॉल्सिन एरिया मेंबर हैव नो राइट टू वोट, तो फिर उसका वोटिंग राइट गया, उधर से ध्यान में रखना है। अच्छा, कॉल्सिन एडवांस पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले लो भाई, लेकिन एडिशनल वोटिंग राइट नहीं मिलने वाला। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स अगर दोनों पहुंच गए वहां पे आपस में झगड़ रहे, मैं वोट करूं, प्रेसिडेंट बोलेगा पहले झगड़ा निपटा लो, नहीं तो दोनों ही रुक जाओगे, ठीक है। जनरली जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको वोटिंग का राइट वहां पे मिलने वाला है। इन केस ऑफ ज्वाइंट शेयर होल्डर, पर्सन हुज नेम फर्स्ट इन द रजिस्टर हैव राइट टू वोट, ये अपने को ध्यान में रखना है। 106 खत्म। 107, अब वोटिंग के मेथड्स के अंदर पहला सबसे कॉमन मेथड बच्चे लोगों शो ऑफ हैंड्स आ गया। रेजोल्यूशन पुट एट द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड्स अनलेस पोल इज डिमांडेड या इलेक्ट्रॉनिकल इज डिमांडेड। जब तक पोल डिमांड नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली वोट नहीं हो रहे हैं, तब तक शो ऑफ हैंड्स सबसे पॉपुलर मैटर है, आप लोग जानते हो। चेयरमैन पोलिंग ये करवाएगा शो ऑफ हैंड से वोट, और जब चेयरमैन डिक्लेरेशन कर देता है रिजल्ट शो ऑफ हैंड्स का, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय शो ऑफ हैंड्स वोटिंग बाय चेयरमैन, बराबर से, एंड मस्ट बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। तो जो भी चेयरमैन है वो इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, और एक बार मिनट बुक में आ गया तो इस बात का वैलिड प्रूफ बन जाएगा, एविडेंस बन जाएगा कि हाँ भी रेजोल्यूशन पास हो गया है, अपने को ध्यान में रखना है। अब एक बड़ा पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी अपने इधर वोटिंग होती है भाई, बिल्कुल होती है सर, बड़ा मैटर है ये तो। अब ऐसे 3-4 एक जैसे मैटर है, इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला हो गया, फिर अभी वो पोलिंग वाला अपना हो जाएगा, फिर पोस्टल बैलेट वाला हो जाएगा, तो इनका मैटर लगभग काफी मिलता जुलता है, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एक जैसा मैटर ही है तो उसको उसी तरह से पढ़ करके जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
बराबर। तो इधर क्या लिखा है भाई, एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग 1000 और मोर शेयर होल्डर शेल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी। जबरदस्त पॉइंट याद रखिएगा, हर लिस्टेड कंपनी और जिसके पास 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर है भाई, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी मेंबर को देना ही पड़ेगा, पक्का कंफर्म है। ठीक है, अब नोटिस के अंदर क्लियर लिख करके भेज देंगे कि सर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वोट कर सकते हो, चलेगा। ये रिमोट ई वोटिंग का जो फैसिलिटी है घर से वोट करने का, ये ओपन नॉट लेस देन 3 डेज, मीटिंग से कम 3 दिन पहले, मतलब कम से कम 3 दिन के लिए खुला रहना चाहिए। और बंद कब होगा, मीटिंग का एक दिन पहले शाम को 5 बजे। शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ जीएम। जनरल मीटिंग से पहले दिन शाम को 5 बजे फैसिलिटी बंद, कम से कम 3 दिन ओपन होना जरूरी है, फिर लॉक हो जाएगी, उसके बाद वोटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कोई मेंबर है, मान लो उसने इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग का यूज कर लिया है और वो मीटिंग में आना चाह रहा है, बिल्कुल आजा भाई, तेरा हक बनता है, तू मेंबर है, आ नाश्ता वास्ता कर भाई, तू बिल्कुल मीटिंग में आ, लेकिन वोट दोबारा करने का राइट नहीं मिलेगा। अगर वो कहते नहीं मेरा इलेक्ट्रिक वाला कैंसिल कर दो, मैं अभी वापस वोट करूंगा, भैया वोट तो ना मिलेगा तुमको। आओ मीटिंग के अंदर, वोट तुमने एक बार उधर से कर दिया, वो फाइनल खत्म। एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग पीरियड फैसिलिटी जो है मैंने कह दिया ब्लॉक हो जाएगी, शाम पहले दिन शाम को 5 बजे, 3 दिन टोटल ओपन रहेगा, मीटिंग का एक दिन पहले शाम को 5 बजे क्लोज और फिर लॉक, फिर अब वोट उसमें नहीं जाएंगे, बराबर। अब ब्यूटीज बात, अब क्या करें, वोट तो आ गए, अब वोट को कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोट आए, कुछ ने फिजिकल आकर के वोट की, तो काउंटिंग करना पड़ेगा ना भाई, तो बीओडीज अपॉइंट करेगा 1 या मोर स्क्रूटनाइजर, तो ये सारा काम करेगा। ये कौन हो सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, मतलब ये सारे प्रैक्टिसिंग वाले लोग हैं, या किसी और पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। अब वो स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, मीटिंग हो चुकी है, आफ्टर वोटिंग सबसे पहले दो जो मीटिंग में लोग आए उनके वोट काउंट होंगे कि कितने कितने वोट आए, उसके बाद में वो रिमोट ई ब्लॉक वाले जो थे, सॉरी रिमोट ई वोटिंग वाले जो थे, उनको अनब्लॉक करेगा, मतलब ओपन करेगा, मेल वेल जो होगा उसको ओपन कर लेगा, और एटलीस्ट अपने को 2 विटनेस उधर चाहिए, वो साइट ओपन कर लेगा और 2 विटनेस वहां पे चाहिए, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन, 2 की विटनेस के आओ भाई तुम्हारे सामने अपने वोट ओपन कर रहा हूं। ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर बट ऑब्वियस है टोटल वोट जो फिजिकली आए और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से आए, उनका वो बिल्कुल कितने टोटल फेवर में आए, कितने अगेंस्ट में आए, उन सबका एक रिपोर्ट तैयार करेगा 3 दिन, विद इन 3 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के कंक्लूजन के कम से कम 3 दिन के अंदर वो रिपोर्ट तैयार कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर शेल मेंटेन रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करेगा, चाहे मैनुअली इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें सारा डिटेल वो डाल देगा। ठीक है, और रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, बराबर। और रेजोल्यूशन भले ही 3 दिन बाद वोटिंग करके और फिर पास किया, लेकिन माना जाएगा कि जिस दिन मीटिंग थी उसी दिन वो रेजोल्यूशन पास हुआ। भाई बात भी प्रैक्टिकल है। हाँ भाई, आज मान लीजिए कि 14 नवंबर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर, मतलब हमारी मीटिंग करवाई 14 नवंबर, सर हो सकती है क्या सर, पब्लिक हॉलीडे अगर नेशनल हॉलीडे है तो नहीं हो सकती, अदरवाइज हो सकती है, आप लोग जानते हो। वैसे आज का दिन संडे का भी आ गया है, तो 14 नवंबर को कंपनी का मान लेते हैं कि मीटिंग हमने बुलाया, जीएम पे तो ज्यादा रूल है नहीं। ठीक है, और 3 दिन बाद मान लेते हैं कि 17 तारीख को 17 को रिपोर्ट बना करके दी गई है और उस दिन प्रपोजल पास माना गया, तो माना ये जाएगा कि 17 को नहीं 14 नवंबर को ही वो पास हुआ, ही अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बाकी तो आप देख सकते हैं कि इस दिन हॉलीडे होती है कि नहीं होती है, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट अलाउ करती है क्या, या इस दिन स्कूल बुलाते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, जैसा भी है। ठीक है, एक्सेप्ट संडे की बात अलग हो गई। Resolution proposed to be considered through voting by electronic means shall not be withdrawn। समझिएगा, एक बार आपने जब इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग करने को बोल दिया है, प्रपोजल उस पर भेज दिया है, तो उसके बाद फिर ये फैसिलिटी या ये चीज विड्रॉ नहीं होगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल सा हमारा मैटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए डिमांड फॉर पोल, पोलिंग से डिमांड, यस सर, बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर के थ्रू इन पोल ईच मेंबर हैज वोट। इसका फायदा ये है कि आपको वोटिंग का राइट मिल जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स या आपकी जितना पेड अप कैपिटल है उतना आपके वोट्स काउंट होंगे, है ना। एक पर्सन एक वोट हो रहा था, नहीं तो शो ऑफ हैंड्स के अंदर यहाँ पे आपके पास 100 शेयर है, तो हो सकता है आपके 100 वोट्स यहाँ पे रहे। ठीक है, पोल की डिमांड कौन करेगा भाई, मेंबर लोग करेंगे, और कब करेंगे, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय द शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है, उससे पहले आप शुरुआत में डिमांड कर दो सर ये तो पोल से होगा, या शो ऑफ हैंड्स हो गया फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा, तभी भी आप ये डिमांड कर सकते हो, नहीं सर पोल करवाओ। और जब ये डिमांड होती है तो चेयरमैन, अच्छा अब ये पोल जो है इसका ऑर्डर मेंबर्स लोगों का डिमांड करने पे हो सकता है, जैसा भी मैंने आपको कहा, और चेयरमैन की खुद की मर्जी से भी अगर वो चाहे तो पोलिंग का ऑर्डर दे सकता है कि नहीं भी शो ऑफ हैंड्स वगैरह नहीं होगा, इधर पोलिंग रहेगी। ठीक है, अब ये पोल अगर डिमांड की जाए तो कोई भी ऐसा मेंबर जिसके पास या तो 1/10 का वोटिंग पावर हो, 1/10
और 10% का वोटिंग पावर हो, या जिसके पास 5 लाख का एटलीस्ट पेड अप कैपिटल जिसके पास में, सुनिएगा, एटलीस्ट 5 लाख का कैपिटल है, 1 2 4 जनों का मिला के हो, एक के पास हो, एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर है, इन लोगों ने अगर डिमांड किया तो फिर पोल हो पाएगी। और अगर कंपनी ऐसा है तो शेयर कैपिटल वाला नहीं है तो 10% ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है। तो ये भाई शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तब तो 10% ऑफ वोटिंग पावर या 5 लाख का कैपिटल, और अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो 10% का वोटिंग पावर होना चाहिए। ये डिमांड वो लोग कर सकते हैं कि सर पोलिंग कराओ, ठीक है। अच्छा, पोल का डिमांड करने के बाद पोल का ऑर्डर दे दिया गया, उसके बाद अगर ये विड्रॉ करना चाहे तो कर ले, इनका मूड है कि नहीं सर छोड़ो सर पोलिंग मत कराओ, शो एंड सी करवा दो, कर सकते हैं, ठीक है। अगर पोल डिमांड की जाती है एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग करने के लिए, मीटिंग एडजॉर्न की जाए आगे, उसके लिए पोलिंग करा लो सर, मेंबर्स की इच्छा जान लो, या सर चेयरमैन चेंज करना है हमको सर, आधा मीटिंग हो गया दूसरा चेयरमैन चाहिए सर, उसके लिए पोलिंग जो है वो इमीडिएट करवानी पड़ेगी। और इन दो के अलावा और कोई मैटर पे अपने को पोलिंग करवाने का है तो कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर, वो कभी भी 48 घंटे अगलों के अंदर आप करवा सकते हो, चेयरमैन करवा सकता है किसी और मैटर के ऊपर, जब ये डिमांड की जाए उसके नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कभी भी मीटिंग कॉल हो सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से चलेगा, वो कभी भी आप उसका पोलिंग करवा सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपना पोलिंग का जो सिस्टम है वो इस तरह से होता है, डिमांड फॉर पोल। अब इसी में एक और खतरनाक चीज हमारे पास आ जाती है, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट की खासियत यह है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं। वहां तो क्या होता है, वेबसाइट होता है, आपको डायरेक्टली एक साइड पे आके वोट करना है, फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी, ना ना, इधर आप मेल के थ्रू अपना वोट कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू आप अपना वोट डालोगे। और खास बात इसकी है, आपको मैंने पहले भी कहा, इसमें फिजिकली मीटिंग बुलाने का जरूरत इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, इसमें घर से ही वोट करने का है। तो सेंड नोटिस एंड ड्राफ्ट टू ऑल शेयर होल्डर, सारे जो शेयर होल्डर है उनको घर पे नोटिस और जो प्रपोजल है वो भेज दिए जाएंगे, और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि भैया 30 दिन के अंदर आप इसका रिप्लाई हमको वापस से कर दो। ये फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, जबकि नॉर्मल मीटिंग का तो ऑर्डिनरी से भेजते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट से जाएगा, या फिर मेल आईडी जो रजिस्टर्ड है उनका, या फिर कोरियर सर्विस से जाएगा, ताकि कंफर्मेशन रहे कि गया। उसके अलावा एटलीस्ट एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हो जाएगा कि भाई नोटिस गया है, बराबर। ऑल्सो प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, तो वो भी अपने को डालना पड़ेगा। ये सब तरह से हम भेज देंगे, तो इसमें मीटिंग में आने का जरूरत नहीं है, घर से ही वोट करो, बराबर। अब इसमें कुछ आइटम लॉ ने मैंडेटरी कर दिए कि इनमें तो पोस्टल बैलेट करवाना जरूरी है। ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन करना हो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो, बायबैक करने की बात हो रही है, या इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट अपने को करना है, अपन ने पढ़ा है, बराबर से, या रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करने का पढ़ के आए हो आप लोग सब, सेक्शन 13 की बात हो गई हमारी, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह सेक्शन 13 हो गया, आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन सेक्शन 14 हो गया, बायबैक 67 हो गया, 67 68 आप लोग पढ़ते ही हो, बराबर से। सेल ऑफ अंडरटेकिंग हो गया, ये सीए फाइनल के अंदर पढ़ोगे, डायरेक्टर का इलेक्शन सीए फाइनल में पढ़ोगे, ठीक है। उसके अलावा वेरिएशन करना है, क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट्स पढ़ के आए हो सेक्शन 47 के अंदर, 186 सीए फाइनल में पढ़ोगे। गिविंग लोन या गारंटी, अगर कंपनी किसी को लोन या गारंटी वारंटी प्रोवाइड कर रही है तो इनसे रिलेटेड मैटर पर अगर अपने को प्रपोजल रखना है, मीटिंग कॉल करवाना चाह रहे थे, तो उसकी जगह पे आप ये पक्का है कि पोस्टल बैलेट से करवाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स लोगों का कंसेंट अपने को मिले, बराबर। एक और बढ़िया चीज है, बाई चांस अगर कंपनी उस कैटेगरी में आ रही है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीका भी दे पा रही है, जैसे ऊपर वाले में आपने पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी 1000 उससे ज्यादा, तो उस केस में आप पोस्टल बैलेट नहीं भी रखे तो चलेगा। इन दीज मैटर कंपनी मे प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर टू वोट एट इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर सेक्शन 108, जो भी अपन पढ़ के आए, इंस्टेड ऑफ पोस्टल बैलेट सिस्टम। ऑप्शन दे दिया कि या तो पोस्टल बैलेट से करवा दो, नहीं तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो हमको वो भी चलने वाला है, ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा सा हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है, बराबर, नो टेंशन पॉइंट। चले आगे, चलिए नॉन एप्लीकेबिलिटी में पहुंचते हैं। ओपीसी और अदर कंपनीज, इसमें 200 तक की मेंबर है, प्राइवेट कंपनीज मिलनी होगी, स्मॉल कंपनीज हो गई, उनको ये पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। और ऑर्डिनरी बिजनेस जो एजीएम के हो रहे हैं, मतलब एजीएम एक तरह से कभी पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं होगी, बराबर, क्योंकि उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस जो होते हैं वो पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते। तो ये जनरली ईजीएम के लिए या ये स्पेशल मैटर्स के लिए काम में आता है, ये अपने को ध्यान में रखना। एक और चीज बता दूं कि ये मैटर तो लॉ ने डिसाइड किया, इसके अलावा भी कंपनी आर्टिकल्स में कोई आइटम लिख के पोस्टल बैलेट से ही करवाना चाह रही है तो करवा सकती है, कंपनी को हमने अलाउ किया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी दे रहे हो 108 में, तो भले ही पोस्टल बैलेट की जगह आप वो भी फैसिलिटी यूज करो तो हमको चलेगा, टेंशन नहीं है। चलिए जी, अब एक सेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का आता है, 111। अक्सर आप लोग डाउट पूछते हैं इसके ऊपर, है बहुत आसान। इसमें क्या हो रहा है कि कोई कंपनी का मीटिंग हो रहा है और मेंबर लोग चाह रहे हैं भी, मेंबर चाहते तो खुद भी ईजीएम कॉल कर सकते हैं, आपको पता है, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं भी अलग से मीटिंग तो कंपनी कॉल कर ही रही है,
बस हमारा एक प्रपोजल भी मीटिंग में रख दो, तो रख दो ना भाई, टेंशन क्या है। तो इसमें क्या होता है देखो, सर्कुलेट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी बिजनेस टू बी डेल्ट विद एनी जीएम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर। सुनना, मेंबर लोग ने कुछ प्रपोजल रिक्वेस्ट किया है कंपनी को, और वो रिक्वेस्ट कंपनी क्या कर रही है, सारे मेंबर्स को सर्कुलेट कर रही है। तो कुछ मेंबर लोग होंगे, इन्होंने कंपनी को नोटिस दिया है कि सर हम चाहते हैं प्रपोजल रखो, और कंपनी इसको फिर ऑल मेंबर को सर्कुलेट करेगी। तो नाम ही यही है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। अब ये कितने मेंबर होने चाहिए, वही जो अपने ईजीएम वाले थे, या तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल हो, कैपिटल वाला कंपनी में, या 10% ऑफ वोटिंग पावर हो। ये अगर रिक्वेस्ट करें तो वो मैटर हम सर्कुलेट कर देंगे। लेकिन ये जो इनका रिक्वेस्ट का कॉपी है, कंपनी के पास में कब आना चाहिए, समझना, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट होना चाहिए। अगर ये कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाह रहे हैं तो मीटिंग से एटलीस्ट 6 वीक्स पहले आपको कंपनी को उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, कम से कम 6 सप्ताह। अपन सोचे तो 42 डेज पहले आप कंपनी को इंटीमेट कर दोगे कि भाई आपकी मीटिंग के अंदर हमारा भी ये प्रपोजल डाल करके भेजने का, बराबर। बाकी और कोई मैटर हो तो कम से कम 2 वीक पहले, मतलब 14 डेज पहले आपको बताना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है। 42 डेज पहले वाले मैटर में आराम ये होगा कि कंपनी जब अपना नोटिस भेजेगी तो उसके साथ में इनका सर्कुलेट भी कर देगी, जो भी इनका मैटर है। लेकिन ये 2 वीक्स वाले मैटर में क्या होगा, कंपनी तो एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस भेज चुकी है, आपने 14 डेज पहले कंपनी को बताया कि सर हमारा भी प्रपोजल रखो, तो कंपनी को फिर उसको अलग से सर्कुलेट करना पड़ेगा और उसका खर्चा लगेगा। और जो भी ये खर्चा वर्चा इसका लगेगा, ये मेंबर्स लोग ही जो 10% वाले हैं कंपनी के पास में डिपॉजिट करवाने वाले हैं, सिंपल। लेकिन अगर इन्होंने कोई ऐसा मैटर सर्कुलेट करवाने का सोचा कि जो डिफेमेटरी है भाई, किसी की मान हानि कर देगा, बराबर से कुछ भी लिख दिया तुमने, अनशंड भर दिया, तो ऐसे में मेंबर्स लोग, कंपनी जो है वो सीधा सीधा आरडी या सीजी के पास जाएगी और उनसे जाके रिक्वेस्ट करेगी, और वो चाहे तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि नहीं आप मत भेजो, तो नॉट बाउंड टू सर्कुलेट है ऑन द ऑर्डर ऑफ आरडी और सीजी। अपने को ध्यान में रखना है, छोटा सा सेक्शन है, खत्म हो गया। 112 113 ऑलरेडी कर चुके हैं अपन इंक्लूजन वाले के अंदर। छोटा सा पॉइंट है बच्चे लोगों, 114 रेजोल्यूशन वाला आप सबको आता ही है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के लिए मोर देन 50% वोट चाहिए, ठीक है, फेवर के वोट अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। स्पेशल रिजोल्यूशन 3 टाइम्स वोट चाहिए, मतलब 75% और मोर वोट्स इन फेवर, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा रेजोल्यूशन साथ में आप पास करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंबर लोग चाह रहे हैं कि नहीं सेपरेट वोट करो या पोलिंग से वोट करो, तो फिर सारे प्रपोजल, जैसे एक मीटिंग में 4 प्रपोजल रखने हैं तो चारों एक साथ ही एक बार में वोटिंग करवा सकते हो। लेकिन मेंबर लोग ने कहा नहीं सेपरेट सेपरेट रखना, तो अलग करवाना पड़ेगा। एक और कंडीशन, जब 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना हो, एक ही कंपनी में मिस्टर ए और मिस्टर बी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं, तो आप एक साथ प्रपोजल नहीं रख सकते कि भाई आई वांट टू, या मैं सीधा बोलता हूं कि आई एम प्रपोजिंग नेम ऑफ मिस्टर ए एंड बी एज अ डायरेक्टर, आप लोग वोट करो। 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रपोजल एक साथ में कभी नहीं होगा, सिंगल रेजोल्यूशन से कभी भी नहीं होगा। मे नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय ए सिंगल रेजोल्यूशन, इनके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। बाकी आप एक साथ भी कर रहे हो, मेंबर्स लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। छोटा सा पॉइंट था। चलिए एक और बड़ा पॉइंट आ जाता है 115 वाला, इसमें भी आप लोग को डाउट रहता है, लेकिन जो लोग बोथ ग्रुप वाले हैं उनके लिए तो ये एकदम नन्ना मुन्ना सा सेक्शन है सर। उधर कंपनी ऑडिट में पढ़ा सर, 140 के अंदर हम सेक्शन में पढ़ गया है सर, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, जो अब किसी ऑडिटर को टेन्योर से पहले हटाने का है, बराबर। तो अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे लोगों को ये भी समझो। अब हमने कहा सर सेक्शन 111 और इसमें फर्क क्या है सर, इसमें भी ऐसे ही कुछ हो रहा है, थोड़ा सा फर्क है। ये रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस का मतलब यहां पे भी वही हो रहा है कि मेंबर लोग कंपनी को एक नोटिस भेज रहे हैं कुछ मैटर के लिए, और कंपनी फिर सारे मेंबर को सर्कुलेट कर रही है, सेम सिस्टम है। लेकिन ये वाला नोटिस कुछ स्पेसिफिक प्रपोजल के लिए होता है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो इनके लिए फॉलोइंग रेजोल्यूशंस जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, या और भी कुछ अगर आप आर्टिकल में लिखो, उनके लिए हमेशा स्पेशल नोटिस ही चाहिए। इनमें क्या होता है, अगर जो अभी ऑडिटर है वो टाटा बाय बाय हो रहा है और आप उसकी जगह पे दूसरा ऑडिटर चाहते हो, रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जिन लोगों ने, अच्छा जिन लोग क्या सेकंड ग्रुप क्या, अरे मेरे फर्स्ट ग्रुप वालों भी, तुम्हारे कोर्स में भी तो ऑडिट वाला चैप्टर है ना रे भाई, हाँ हाँ बिल्कुल, अपना लास्ट चैप्टर ये है ना, तो अपन ने सेक्शन 140 पढ़ा है ना भाई, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ और अदर देन इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तो अगर रिटायर होने वाला रिटायर हो रहा है और मेंबर्स लोग चाहते हैं कि नहीं इसकी जगह पे कोई और बंदा अपॉइंट होना चाहिए, ये रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए, है ना भाई, स्पेसिफिक 139(2) वाली कंपनीज को छोड़ दो,
तो बाकी तो डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है ना हर कंपनी में। अच्छा 139(2) में भी अगर कोई ऑडिट फर्म है तो उसका भी 5 साल के बाद एक और टेन्योर के लिए अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो मेंबर लोग चाहते हैं कि नहीं भाई वो रिटायरिंग वाला नहीं अपॉइंट होना चाहिए, तो वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देंगे कि नहीं इसको वापस से मत लाओ, ठीक है। या कोई डायरेक्टर को ये रिमूव कर रहे हैं, मान लो ये सेक्शन फाइनल में पढ़ोगे आप, उसके टर्म से पहले पहले और किसी अनदर डायरेक्टर को उसकी जगह अपॉइंट करना चाह रहे हो, तो भी ये मेंबर लोग इन प्रपोजल्स के लिए, या आर्टिकल में कुछ और भी लिखो तो ये मेंबर लोग कंपनी को नोटिस देंगे, ठीक है, भी ये प्रपोजल रखो। अब ये कितने मेंबर होने चाहिए बच्चों, ये चीज जोरदार है। ऊपर 10% आया था, 5 लाख का एक जगह कैपिटल आया था, यहां चेंज है, यहां पे या तो कम से कम 1% का टोटल वोटिंग पावर हो या 5 लाख का कम से कम कैपिटल हो। अब वोटिंग पावर हर जगह 10% आ रहा था, पहली बार 1% आया है। या तो कोई भी मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर जिनके पास एटलीस्ट 1% का टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर इनके पास में एटलीस्ट 5 लाख की कैपिटल हो। कितना? 5 लाख का एटलीस्ट कैपिटल या 1% का वोटिंग पावर, ये कंपनी को डिमांड करेंगे, स्पेशल नोटिस देंगे। कंपनी क्या करेगी देखो, अच्छा ये नोटिस मीटिंग से कम 14 डेज पहले देंगे और ये इन्हीं से रिलेटेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई मैटर के ऊपर है तो तुम्हारे लिए सेक्शन 111 है, उसका मतलब दे दो, ठीक है। कंपनी को जैसे ये नोटिस मिलेगा, कंपनी बट ऑब्वियस है सारे मेंबर्स को भेजेगी नोटिस। मीटिंग का तो एक बार भेज चुकी है, अब 14 डेज बाद पहले इन्होंने भेजा है तो भेजेगी। बाई चांस नोटिस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको देना, तो कंपनी फिर इसको एडवर्टाइज कर देगी न्यूज़पेपर के अंदर या और कोई मोड में, जो भी आर्टिकल्स परमिट करे। लेकिन कम से कम 7 दिन पहले अपने को मेंबर्स को पहुंचाना पड़ेगा, चाहे पर्सनली पहुंचाओ, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके और कोई तरीके से। लेकिन कंपनी को इन्होंने 14 डेज पहले बताया, कंपनी 7 दिन पहले एटलीस्ट अपने मेंबर्स लोग को बता देगी और अपना वेबसाइट के ऊपर भी इसको डाल देगी। ये 115 में अपने को ध्यान में रखना है। तो ये 2 खास चीजों के लिए है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर इन टर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ हिम, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए छोटा सा पॉइंट था बच्चे लोगों, सेक्शन 116 कहता है कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर आपने एडजॉर्न मीटिंग पे पास किया तो shall be treated as having passed on the not on the date of shall be treated as having passed on the date of adjourned meeting not on the original meeting। सर मतलब क्या है बताता हूं। सपोज करो कि हमने 10 नवंबर को कंपनी का मीटिंग कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये मीटिंग किसी वजह से अपने को एडजॉर्न करना पड़ गया और एडजॉर्न मीटिंग जो है वो हमने 15 नवंबर को बुलाई। कब बुलाई? 15 नवंबर को, और उस दिन हमने कोई प्रपोजल पास कर दिया। तो वैसे तो ये एडजॉर्न मीटिंग ओरिजिनल मीटिंग का पार्ट है, तो ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ ये 15 नवंबर को पास हुआ माना जाए या 10 नवंबर को, तो लॉ कहता है 15 नवंबर को ही मान लो, जिस दिन आपने इसको ओरिजिनल में पास किया, नॉट ऑन द ओरिजिनल मीटिंग डेट, जो ओरिजिनल मीटिंग की थी उस दिन नहीं। इसका इफेक्ट 15 नवंबर से ही आएगा, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट खत्म हो गया। चलिए जी, तो लगभग सेक्शन खत्म होते जा रहे हैं। कुछ सेक्शंस हमारे पास बचे लोगों, 117 आ गया, फिर 118 हमारा फिर से एक बड़ा सेक्शन आ जाएगा। फटाफट से देखें, इतना मैटर भी अपने को और डिस्कस करके और इसको खत्म करने का है ना, बराबर अभी खत्म कर लेंगे अपन इसको, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है अपने पास में। तो पूरा चैप्टर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत फास्ट ट्रैक के अंदर। तो 117 कहता है कि जो भी रेजोल्यूशन या एग्रीमेंट कंपनी कर रही है वो आरओसी के पास में फाइल करती है, अपने को पता ही है। तो कौन कौन से रेजोल्यूशन फाइल होते हैं देखो, एसआर जितना भी तुम पास करते हो, उसके अलावा ऐसे कोई भी प्रपोजल जो जिसमें सारे मेंबर्स लोग का कंसेंट हुआ, जैसे ऑल द कंसेंट आ गया, वो भी आरओसी को जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और एग्रीमेंट रेटिंग टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट और वेरिएशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। बच्चों लोगों को समझना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई भी रेजोल्यूशन पास किया, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिन्यूअल ऑफ अपॉइंटमेंट, या मतलब ये किसकी बात हो रही है? मैनेजिंग डायरेक्टर की। मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसका रीअपॉइंटमेंट या रिन्यूअल कुछ किया, या उसकी टर्म्स या कंडीशन में वेरिएशन के लिए बोर्ड ने अगर कोई प्रपोजल पास किया रहेगा। बाकी तो शेयर होल्डर का मीटिंग में हो रहा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में हो रहा है, ये भी आप आरओसी को भेजते हो, ठीक है। कोई मान लो पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स का मीटिंग बुला करके कोई रेजोल्यूशन पास किया है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया, वो कॉपी भी आरओसी के पास में जाएगी। कल को कंपनी वॉलंटरी राउंड अप के लिए रेजोल्यूशन पास कर रही है तो वो भी जाएगी। उसके अलावा बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 179(3) जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर दिए गए हैं लोन्स वगैरह देने के, गारंटी वारंटी के, उसमें अगर कोई प्रपोजल पास होता है तो वो भी अपने को देना पड़ेगा आरओसी को। हाँ, इसमें एक पॉइंट और भी आप लोगों को मेन नोट्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे बैंकिंग कंपनीज वगैरह हैं, एनबीएफसीज वगैरह अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर ऐसा कुछ कर रही है तो आपको आरओसी को नहीं बताने का है, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज 179(3) के अंदर अगर कोई प्रपोजल पास होता है जहां बोर्ड के पावर्स दिए गए हैं तो उसका इंफॉर्मेशन भी आरओसी को जाएगा। तो एसआर पास कर रहे हो
बीओडीज का मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, ऑल मेंबर कंसर्न, क्लास मीटिंग्स, जो कुछ भी है, कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हो, वॉलंटरी वाउंड अप का प्रपोजल ला रहे हो, तो उसको आरओसी को इन्फॉर्म करोगे। कब करोगे भाई? ये चीज एमसीक्यू बना सकती है। रेजोल्यूशन पास करने से या एग्रीमेंट बनाने से 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज। लेकिन अगर आईएफएससी पब्लिक और आईएफएससी प्राइवेट कंपनीज है तो ये 30 की जगह 60 डेज चलेगा, आपने को ध्यान में रखना है। सीधा से पॉइंट हो गया, खत्म। मिनट्स का पॉइंट बचेगा, जोरदार पॉइंट है। हर कंपनी हर मीटिंग का मिनट्स बनाएगी, चाहे वो जनरल मीटिंग हो, चाहे क्लास मीटिंग हो, चाहे बोर्ड मीटिंग हो। ठीक है, कितना दिन में? इंपॉर्टेंट, 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मतलब अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है तो एडजॉर्न से 30 दिन मिल जाएंगे आपको। ये कंक्लूजन तो तब हुआ उसका। ठीक है, हर पेज पर, हर मिनट्स बुक के हर पेज पर पेज नंबर, साथ में साइन भी आएंगे। ठीक है, साइन कौन करेगा बच्चे लोगों? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है अपना। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग अगर है तो मीटिंग का चेयरमैन, और बाय चांस किसी वजह से वो नहीं कर पाया, डेथ, इनकैपेसिटी वगैरह कुछ भी, या बाहर चला गया कहीं, तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, बोर्ड के केस में, बोर्ड मीटिंग में। लेकिन यही अगर जनरल मीटिंग है तो साइन करेगा चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग। और अगर डेथ या इंसिनिटी, इसके अलावा और कोई इनकैपेबिलिटी, अपन ने क्वेश्चन किया था वो इंडिया से बाहर चला गया, तो उस केस में भी ऐसा कोई डायरेक्टर साइन कर लेगा जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया हो, ये चलेगा। नेक्स्ट मीटिंग का वेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनट बुक के अंदर फेयर और करेक्ट समरी आना चाहिए, क्योंकि एज अ प्रूफ काम करता है। बहुत सिंपल है। चेयरमैन को अगर लगता है कि कोई भी मैटर, चेयरमैन का ओपिनियन है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कोई भी मैटर मीटिंग में ऐसा डिस्कस हुआ जो डिफेमेटरी नेचर का है, मानहानि वाला है, या इररिलेवेंट है, या इममटीरियल है, या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, अननेसेसरी मैटर है, तो वो उसको मीटिंग से रिमूव करने का ऑर्डर कर, सॉरी मिनट से रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है। नीड नॉट इंक्लूड। लेकिन ये चेयरमैन का डिजायर के ऊपर अपने को ध्यान में रखना है। कहां रखे जाएंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर केप्ट करना है, संभाल करके रखना है। और जो भी प्रेसिडिंग मीटिंग्स में हुई है उसके प्रूफ की तरह से काम करेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, उसमें ये भी था, अगर कोई नेक्स्ट मीटिंग में जब आप अप्रूवल कराते हो कि कुछ गलत मिनट्स बुक में आ गया है, इसको चेंज करना है, तो प्रोसीजर फॉलो करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें चेंजेस नहीं होता, ऑल्टर नहीं होता। ये इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक क्या है भाई? इसी का पार्ट हो गया। मेंबर को बकायदा जो भी जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक है उसको चेक कर सकता है, वो बिल्कुल बिजनेस आवर्स के अंदर चेक करने का राइट है। और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर चेक करेगा, फॉरवर्ड के अंदर चेक करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्पेक्शन का कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर कॉपी लेना चाहे तो बिल्कुल मिलेगा भाई, लेकिन रिक्वेस्ट करने के 7 दिन के अंदर उसको इसका कॉपी जो है वो मिल जाएगा मिनट्स बुक का। बाई चांस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो ये एनसीएलटी के पास में जाएगा, और एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है इमीडिएट इंस्पेक्शन करवाने का, कॉपी देने का, कि भाई आप इसको इंस्पेक्शन नहीं करने दे रहे हो, करने दो, या कॉपी इसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, 7 दिन का टाइम भी गया फिर भी प्रोवाइड नहीं किया, तो इमीडिएट इसको कॉपी प्रोवाइड करो, ऐसा ऑर्डर वो कर सकते हैं। अपने को ध्यान में रखना है। ये हमारा सेक्शन नंबर 118 और 119 हो गया। चलिए आखिरी कुछ सेक्शन 120 पे आगे बचे लोगों, हम लोग 3 सेक्शन आप लोग को और करना है, पूरा मीटिंग का रिवीजन खत्म। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब इतने सारे जो डॉक्यूमेंट अपन मेंटेन करते हैं, इतना सारा इंडेक्स, रजिस्टर, ये सब तो मेंटेन बाय, इधर बोल दिया लिस्टेड कंपनी अगर है, या जिसमें कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स, या डिबेंचर होल्डर, या अदर सिक्योरिटी होल्डर। ऐसा नहीं कि 1000 शेयर होल्डर, 1000 डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, सब मिला के भी अगर 1000 वहां पे है कम से कम, या वो कंपनी लिस्टेड कंपनी रही होगी, तो वो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन करने वाली है। बराबर। रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, जैसे आप फिजिकली मेंटेन करते हो बिल्कुल वैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिकली भी करोगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए। जो भी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करोगे वो रीडेबल हो, कॉपी वॉपी उसका कर सकें, रिप्रोड्यूसेबल हो प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पासवर्ड प्रोटेक्ट डाल दिया आपने और कोई उसको कॉपी नहीं कर पा रहा है, या है तो फिर पासवर्ड प्रोवाइड करो। डेट और साइन होगा उस पर डिजिटली। एक बार डिजिटली साइन हो गया तो उसके बाद उसमें नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग एडिटेड और ऑल्टर, लेकिन अपडेट होना जरूरी है ना। अपन जैसे फाइनेंशियल 18-19 का आपने डाल दिया सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, फिर 19-20 का डालना है तो टाइम टू टाइम पे अपडेट करो। लेकिन ये नहीं है कि एक बार डिजिटल साइन होने के बाद फिर एडिटेड नहीं होगा, नए साल का आएगा वो डिजिटल साइन हो गया आएगा। एक बार आपने डाल दिया, बेचारे ने मेंबर ने कॉपी ले लिया, फिर आपने उसको अल्टर या ऑडिट कर दिया, एडिट कर दिया या ऑल्टर कर दिया, वो नहीं चलेगा। लेकिन अपडेटेड टाइम के हिसाब से नई नई इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो अपडेट होनी चाहिए। तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनके लिए जरूरी हो गया। तो लिस्टेड कंपनियां या एटलीस्ट 1000 सिक्योरिटी होल्डर, मैं इस पूरे को एक नाम देता हूं कि भाई कम से कम 1000 सिक्योरिटी होल्डर अगर है तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर करोगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
ना अब बच्चे लोगों को मिनट्स के अलावा एक और रिपोर्ट, ब्लॉक की रिक्वायरमेंट खूब आ गई, एक एजीएम पे रिपोर्ट बना के अपने को देना होता है। सर ये क्या चक्कर है? एवरी लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एजीएम। हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर डाला है खाली कि एजीएम के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से रिपोर्ट बनाओ, ठीक है, कि भाई एजीएम प्रॉपर कॉल हुई है, प्रॉपर कंडक्ट हुई है, एक्ट के सारे प्रोविजन फॉलो हुए। कब भेजना है? आरओसी को 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। एजीएम जब भी हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपने को ये आरओसी को भेजना ही है, बराबर, क्योंकि इसमें डिटेल ही एजीएम का लिखना है। तो सर एजीएम नहीं हुई हो तो जिस दिन होने वाली थी वहां से 30 दिन कैसे पॉसिबल होगा भाई? क्योंकि ये तो रिपोर्ट ही एजीएम के ऊपर जा रही है, वो तो था एनुअल रिटर्न, बराबर, जो 60 डेज में भेजते थे। ये रिपोर्ट ही एजीएम पे है, इसमें आप एजीएम के अंदर जो डिटेल हुआ वो सब लिख रहे हो। जब एजीएम हुई नहीं तो कैसे भेजोगे, बराबर। शेल बी प्रिपेयर इन एडिशन टू मिनट्स। मिनट्स अलग कंसेप्ट है, वो अलग लिखना है, वो भी 30 दिन है, लेकिन वो अलग चीज है, वो कंपनी के पास ही रहता है। ये आरओसी को सबमिट होने वाला है, ये सबसे बड़ी चीज है, आप लोग जानते हो। ये आरओसी को 30 दिन में फाइल हो जाएगा, जबकि मिनट्स तो 30 दिन में बना के आरओसी को थोड़ी देने, वो तो खुद ही रखना है आपको, ठीक है। इस पे साइन एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बाय चांस चेयरमैन अवेलेबल नहीं हो तो यार रिक्वायरमेंट अलग है, वहां अलग थी। 2 डायरेक्टर साइन कर लेंगे और 2 में से अगर एमडी का अपॉइंटमेंट हो चुका है तो एक एमडी का साइन होना जरूरी है, नहीं तो चेयरमैन करेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे? मीटिंग का डेट आर, वेन्यू क्या था, चेयरमैन का कैसे अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन किस तरह से हुआ, फिर कितने मेंबर्स वहां पे आए, कोरम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, एक्ट की जो भी कंप्लायंस वगैरह पूरी की कि नहीं की, उसका कंफर्मेशन चाहिए। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बच्चों जो सीएस के जिम्मे होता है, ये सब चीज देखना कि ये सब प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। सेक्रेटरियल, जैसे आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, जैसे आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, वैसे सीएस लोगों के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड होता है, वो पूरा कॉलिंग करने में, मीटिंग को कंडक्ट करने में फॉलो हुए कि नहीं हुए, ये कंफर्मेशन वहां करना पड़ता है। फिर मीटिंग में क्या क्या बिजनेस ट्रांजेक्ट किए, उसके रिजल्ट क्या रहे, फेवर अनफेवर क्या रहा, प्रपोजल पास हुए कि नहीं हुए, बाई चांस मीटिंग अगर एडजॉर्न हुई है तो वो क्या रहा, वेन्यू उसका क्या रहा या वेन्यू चेंज हुआ, वो सब डिटेल देना पड़ेगा। और कोई भी पॉइंट जो मीटिंग से रिलेटेड हो, लॉ कहे अगर, तो वो सब भी आएगा इसके अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रिपोर्ट ऑन एजीएम का हमारा पॉइंट पूरा हो गया। आखिरी सेक्शन 122 क्या कहता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर ऑन ओपीसी। 96 को तो पहले ही हटा दिया था हमने, शुरुआत में पढ़ लिया। उसके अलावा 98 हमारा हो गया। अब जब 96 नहीं लग रहा है तो बट ऑब्वियस 97, 99 भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि 100 नहीं लग रहा है। तो 98 के बाद में 100 से लगा के 111 तक के सेक्शन ओपीसी पर लगते ही नहीं है। ओपीसी पे इनमें से कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो मेजर प्रोविजन हट गए। अब ओपीसी में मजेदार चीज है कि अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है शेयर होल्डर का मीटिंग के अंदर, तो फॉर पासिंग रेजोल्यूशन, द रेजोल्यूशन इज कम्युनिकेट बाय मेंबर टू द कंपनी, और मिनट्स बुक में लिख दिया जाएगा, मान लेंगे प्रपोजल पास हो गया। वैसे बीओडीज की मीटिंग है, और वो भी कब? देखो बीओडीज के अगर 2 या 2 से ज्यादा बीओडीज हो तब तो कॉमन रूल लगेंगे, लेकिन ऐसा बीओडी का मीटिंग है जहां पे एक ही डायरेक्टर है, तो उस केस में फॉर बोर्ड रेजोल्यूशन क्या करना है? रेजोल्यूशन बाय द डायरेक्टर इज एंटर्ड इन द मिनट्स बुक। मिनट्स बुक के अंदर वो उस प्रपोजल को लिख देगा और उसके ऊपर साइन कर देगा, डेट डाल देगा, हम मान लेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ। सच डेट शैल डीम टू बी डेट ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का डेट है, क्योंकि अकेला ही तो बनता है। तो जिस दिन इसने मिनट्स बुक में लिख दिया, डेट डाल के साइन कर दिया, उस दिन मान लेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। और वो बता ही दिया मैंने आपको, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन के लिए मेंबर कंपनी को बताए, फिर मिनट्स बुक में लिख दे, सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी फॉलो हो रहा है बच्चे लोगों, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, तो बहुत मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक के अंदर हम लोगों ने 1 आवर करीब आई थिंक हो गया नहीं भी हुआ होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन बहुत फटाफट से हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपना मीटिंग्स वाला चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो सारे सेक्शन 96 से लगा के 122 सुपर हिट, सारे मेन पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप इसको तैयार करिएगा। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि पोस्टल बैलेट वाले सिस्टम में मैंने मेरे ख्याल से प्रोसीजर के पॉइंट शायद नहीं डाले, यहाँ नहीं लिया मैंने सीधा आपको मैंडेटरी बता दिया, क्योंकि पोस्टल बैलेट के अंदर भी अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर और बाकी सब जो रिजल्ट डिक्लेयर का वही पॉइंट लग रहा है लगभग जो अपना ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर अपन लोग पढ़ के आए हैं। तो बस वो एक बार हल्का सा रिवीजन लगा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बाकी लगभग प्रोविजन 3 जगह पे आ गए हमारे, पोस्टल बैलेट में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर भी आ गए बराबर से। तो ये सारे पॉइंट हमारे वो के वो हैं, तो इसीलिए बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं। डिमांड फॉर पोल में भी आ गए। तो ये सारा आपका चैप्टर है। फिर आप लोगों से जल्दी ही अगले चैप्टर की मुलाकात होगी बच्चे लोगों, अच्छे से तैयार करिएगा। बाय, टाटा।